हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि आपसे बोला जाए कि भाई किसी चैप्टर के किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलेंगे और बाकी कंटेंट अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो फिर आपको उसके लिए किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स ये इंश्योर करता है कि आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप लोग उसकी मदद से ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सको, बट साथ ही साथ आप लोग अपने लाइफ्स में, अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सको, बढ़िया पोस्ट और अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग फिर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी मिशन के साथ में ये आगे बढ़ रहा है। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का जो सेशन है, आज का जो अपना सत्र है, उसको शुरू करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी जो हमारी दूसरी किताब है उसका थीम नंबर 8 जो है, जिसका नाम है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट्स, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, इस चैप्टर के साथ में अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की जो ये आत्मा होती है, जिसको आप गाँव बोलते हैं, या भारत की जो आत्मा है जिसको किसान बोला जा सकता है, ग्रामीण भारत जो है, उसका मुगल टाइम पीरियड में और उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ वगैरह आए तो उस टाइम पीरियड में किस तरीके की परिस्थितियाँ थी और किस तरीके का रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए, आप चाहे किसी भी देश पे हमला कर दें, कहीं पर आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके पेट में खाना नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और किसान एकमात्र वो जरिया है जो आपको अन्न जो है प्रोवाइड कराता है। तो हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आए, कोई भी राज करे, अल्टीमेटली अगर आपकी खेती किसानी ठीक नहीं चलेगी, अगर आपकी कृषि ठीक नहीं चलेगी, तो फिर आपकी जो अंपायर है, जो आप जो पूरे देश पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, आप अपनी सल्तनतें बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है वो हो जाता है किसी भी राजा का जो यहाँ पर आया, जिसने भी यहाँ पे आके रूल किया, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक हो जाता था यहाँ के किसानों के साथ में और यहाँ की जो आपकी एग्रेरियन सोसाइटी है उसके साथ में अपने रिलेशनशिप्स को ठीक रखना और उन लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार रखना, ताकि उसका जो शासन है ठीक ठाक चलता रहे। लोगों के पेटों में जब तक अनाज नहीं पहुँचेगा तब तक किसी भी तरीके का कोई भी शासन, कोई भी एम्पायर स्टेबल नहीं रह सकता। जब आप अपने लोगों को खिला पाओगे तभी आप आगे की दूसरी बातें कर सकते हो कि आपको बड़ा एम्पायर बनाना है, बड़ी फौजें बनानी है और रियासतों पे कब्जे करना है। कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपके हाथ में आपके किसान जो हैं वो खुश नहीं है, आपके यहाँ ठीक पैदावार नहीं हो रही है और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी पीजेंट्री के साथ में या फिर आपकी एग्रेरियन सोसाइटी के साथ में ठीक नहीं चल रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं कि किसानों के, जमींदारों के और स्टेट यानी कि आपका जो राजा है या राज्य है, इनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे थे, किस तरीके की इनकी क्या सर्कमस्टांसेस थी। जब अच्छी परिस्थितियां होती थी तब किसानों को क्या 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 फ़ायदे होते थे और जब बुरी परिस्थितियां होती थी तब स्टेट किसी तरीके की कोई मदद करता भी था या नहीं करता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज का जो सेशन है देखनी है इसमें, या फिर आज का जो हमारा ये चैप्टर हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम लोग इसको डीप में जो है एनालाइज इस पर्टिकुलर चीज़ का करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। पहला टॉपिक है एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। मतलब ये कि मुगल एम्पायर जो था आपका उसका, और जो ग्रामीण भारत में आपका जो कृषि समाज, कृषि प्रधान समाज है, यानी कि आपके जो किसानों को अगर आप एक सोसाइटी के तौर पर लेकर चलते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स थे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और क्योंकि मुगल एम्पायर की बातचीत हो रही है तो ये टाइम पीरियड कौन सा रहने वाला है, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी का मतलब क्या, 1501 से लेकर 1599 या 1600 के बीच का टाइम पीरियड। 1526 में तो खैर मुगल एम्पायर बना ही था, तो सन 1500 की बात हो रही है। 16 सेंचुरी का मतलब क्या है, सन 1500 की बात हो रही है। और 17 सेंचुरी का मतलब क्या है, सन 1600 की बात हो रही है। 1601 से लेकर 1699 या 1700 तक के बीच में जो भी चीज़ें घटी हैं उसकी बात हो रही है। तो 16-17 सेंचुरी में हम लोग ये जो भी चीज़ें घटी थी इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो चले अब शुरू करते हैं। हुआ ये कि भाई 16 और 17 सेंचुरी की अगर आप बात करें, 16वीं शताब्दी या फिर सन 1500 की आप बात कर लीजिए, या 17वीं शताब्दी दैट इज सन 1600 की आप बात कर लीजिए, इन दोनों शताब्दियों में, इन 100 सालों का जो ये टाइम पीरियड गया है, या फिर इन 200 सालों के पूरे फेज की बात कर लें, इसमें हुआ यह है कि जो पॉपुलेशन है भारत की या इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 85% जो है इसके गांवों में रहता था। ठीक है जी, आज भी परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है, थोड़ा नंबर डाउन हुआ है, मगर आज भी हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है वो आज भी गांवों में रहती है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। तो क्या कहानी है, 85% जो है पॉपुलेशन भारत की इस जमाने में 16वीं और 17वीं शताब्दियों में कहां रह रही है, गांव में रह रही है।
Both peasants and the landed elites were involved in agricultural production and claimed right to a share of the produce. इस वक्त में आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है गांव में, क्योंकि अपनी जो खेती है प्राइमरीली वो एक ही चीज के ऊपर फोकस्ड है, और वो क्या है, वो है आपका कृषि। आपका पैदावार वगैरह जो भी खेत से हो रही है उसी के ऊपर आप जो है रिलाय कर रहे हो। तो चाहे आपके एकदम छोटे मजौले या किसान वगैरह हों, चाहे आपके लैंडेड इलीट जिनको हम लोग जनरली जमींदार बोलते हैं, ये सारे के सारे लोग एक ही काम में लगे हुए थे, या फिर यहाँ पर प्राइमरीली एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी ये लोग कर रहे थे, और उसका नाम था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि खेती किसानी में लगे हुए थे। एंड क्लेम्ड राइट टू अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस, और दोनों के दोनों जो हैं अपना एक अधिकार जताते थे उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, उस पैदावार के ऊपर जो इस खेती किसानी से निकल कर आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके खेतों में किसानों, आपके जो खेती किसानी हो रही है, जो कृषि हो रही है, इस पे दो लोग जो है अपना राइट क्लेम करते थे। कौन? एक आपके किसान जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, और दूसरे लैंडेड इलीट्स यानी कि आपके जमींदार वगैरह या बड़े किसान जिनके पास में बड़ी जमीन है, जो खुद अपना जाके हल वगैरह नहीं चला रहे हैं। ये लोग जो हैं दोनों आपका प्राइमरीली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, जो भी अब आपका पैदावार होती है तो दोनों उसमें से अपना एक हिस्सा मांगते हैं। किसान अपना हिस्सा उस हिसाब से मांगते हैं कि भाई हमने हल चलाया, हमने मेहनत करी और बाकी सारी चीजें करी। लैंडेड इलीट्स इस बात में मानते हैं कि जमीन हमारी थी। तो दोनों जो है उस पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्शन होने वाला है उसमें से कुछ ना कुछ क्लेम करते थे। आगे, दिस क्रिएटेड रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग देम। अब क्योंकि आप दोनों के दोनों एक ही चीज में लगे हुए हो, वो है चाहे आपके पीजेंट्स की बात कर ली जाए या लैंडेड इलीट्स या फिर जमींदारों की बात कर ली जाए, दोनों क्योंकि एग्रीकल्चर में लगे हैं, एग्रीकल्चर की पैदावार में से जो भी चीज आने वाली है उसके ऊपर अपना एक हिस्सा या फिर अपना जो शेयर है वो क्लेम करते हैं, और साथ में अब आपको लेकर चलना है। दोनों जो है एक दूसरे के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। किसानों को जरूरत पड़ेगी जमीन की जो लैंडेड इलीट्स के पास में है, लैंडेड इलीट्स या जमींदारों को जरूरत पड़ेगी किसानों की खेती करवाने के लिए, क्योंकि हल चलाना उन्हीं के हाथ में है, वो श्रम वगैरह या मेहनत उन्हीं को करना है। ठीक है जी। तो इसके चलते हुआ ये कि गांव में एक पर्टिकुलर माहौल बनके तैयार हो गया, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप या एक रिश्ता बनकर तैयार हो गया पीजेंट्स के बीच में और लैंडेड इलीट्स के बीच में। इनका इनके साथ में और इनका इनके साथ में एक रिलेशनशिप बन गया जिसके 3 एस्पेक्ट्स थे या फिर जिसके 3 आयाम थे। सबसे पहला क्या, इन दोनों को झक मार के एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करना जरूरी था। इन्हें इनकी जरूरत है, इन्हें इनकी जरूरत है, तो काम चल नहीं सकता। दोनों एक दूसरे से ये नहीं बोल सकते कि हम आपके हैं कौन। आपको जो भी है मतलब आपको रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के कौन बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक को जो है पूरी तरीके से हटा दो या पूरी तरीके से आप इक्वेशन से माइनस कर दो और पूरा का पूरा जो है आप सारा का सारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है या तो खुद करो या पूरा का पूरा शेयर आप खुद खा जाओ। ऐसा चलने नहीं वाला, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसके चलते हुआ ये कि इनका एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ जिसमें कोऑपरेशन था, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ में सामंजस्य और मेलजोल बना के चलना ही चलना था, इससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा, अब इनके बीच में कंपटीशन भी होता था। कई बार अब ये होता था कि जैसे एक ही चीज, अगर लेट से एक किसान है, उसके पास में जमीन है, उसने या फिर पैसे इकट्ठे करते थोड़ी जमीन खरीद ली अपने लिए, और एक लैंडेड इलीट है उसके पास तो खैर जमीन है ही। अब वो किसान जो है वो भी लेट से एक ही अनाज उगा रहा है, और ये जो आपका लैंडेड इलीट है ये भी एक अनाज उगा रहा है, तो दोनों के बीच में प्रोडक्शन को लेकर भी कंपटीशन लग जाएगा या फिर क्वालिटी ठीक रहे ताकि ज्यादा दाम मिल जाए, इस तरीके से। तो पॉइंट ये है कि अब क्योंकि इनके बीच में अब इंटरडिपेंडेंस है तो कॉपरेशन तो करना ही करना है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं। मगर साथ ही साथ इनके बीच में आपस में एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा जो है वो भी शुरू हो जाती थी। एंड लास्टली, जहां पर कॉपरेशन है, जहां पे कंपटीशन है, वहां पे कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, और कई बार इनके बीच में विवाद भी होते थे। कैसे होते थे आगे बात करेंगे, मगर ये पर्टिकुलर एक परिस्थिति बनी हुई थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, भारत की 85% के करीब पॉपुलेशन इन 200 सालों में, इन 2 सदियों की बात की जाए, कहाँ रह रही है? गांव में। इसमें खास तौर पे 2 पर्टिकुलर जो सेक्शन या तबके हैं, एक है पीजेंट और दूसरा है लैंडेड इलीट्स। वो किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। और इसके चलते क्या हुआ है, इनके बीच में एक रिश्ता बन गया जिसके 3 आयाम या फिर 3 एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। पहला, इनके बीच में कॉपरेशन भी है, इनके बीच में कॉम्पिटिशन भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी है या होते थे। कैसे, क्या, किस तरह से, वो बात करेंगे। टू सम अप ऑफ दीज एग्रेरियन रिलेशनशिप मेड अप रूरल सोसाइटी। अब किस तरीके से ये रिलेशनशिप है, आपके बीच में कोऑपरेशन ज्यादा है या फिर आपके बीच में कंपटीशन ज्यादा है या फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी इक्वेशन में इनमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा है किसानों के और जमींदारों के बीच में। इसके बेसिस पर या फिर इन एग्रेरियन रिलेशनशिप के बेसिस पर डिसाइड होता था कि आपकी रूरल सोसाइटी जो है अल्टीमेटली वो किस तरीके की है। उसमें शांति है, सुकून है, संपदा है, पीस है, या फिर उसमें लड़ाई झगड़े हैं,
उसमें मारकाट है, उसमें वायलेंस है, उसमें हिंसा है, या इसके बीच में कहीं पे कुछ हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, वक्त के साथ में किसकी वैल्यू कम हो रही है, कौन ज्यादा हो रहा है, किसका क्वोशंट बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, डिपेंड करता है उसके बेसिस पे कि भाई आपके रिश्ते किस तरीके के होने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्रेरियन रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंडेड एलीट्स और द जमींदार्स डिसाइडेड, और it was a defining factor to finally decide that what is going to be the nature of the rural society। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई आपके जो किसान हैं और आपके जो ज़मींदार हैं या जो आपके लैंडेड एलीट्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप्स थे, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स थे उसमें या तो कोऑपरेशन था या कोऑर्डिनेशन था, या फिर आपका कन्फ्लिक्ट वगैरह की स्थिति थी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या कंपटीशन वगैरह, या फिर कन्फ्लिक्ट, इस तरीके की स्थिति थी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनके बीच में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कोऑपरेशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, उसके बेसिस पर डिसाइड हो रहा था कि आपकी जो रूरल सोसाइटी है उसका नेचर किस तरीके का है, उसमें शांति है या उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये उस बात के ऊपर डिपेंड होता था, डिसाइड होता था। अब इसी टाइम पीरियड में बाहर से भी कुछ एजेंसीज जो थी इस पर्टिकुलर रूरल वर्ल्ड में एंटर करती हैं। अब एक तो ये समाज बना हुआ है आपका जिसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या जो भी चीज़ें उसके बेसिस पर किसानों और ज़मींदारों के बीच में एक रिश्ता है। अब इनके ऊपर हीरो की तरह जंप मारती हैं एक और चीज़, वो है मुगल्स। ठीक है जी, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है इसमें टाइम टू टाइम एक एजेंसी जो है वो एंटर करती थी, और वो था आपका शासक वर्ग, या फिर वो वर्ग जो शासन करता था। ये गांव और ये रूरल सोसाइटी जिसके पूरे राज्य में आती थी वो भी अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एंटर करती थी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एट द सेम टाइम एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंटर्ड इनटू द रूरल वर्ल्ड। तो रूरल वर्ल्ड ऐसा नहीं था कि दुनिया भर से कटा हुआ था और किसान और जमींदारों के आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इनके ऊपर एक और पिताजी बैठे हुए थे, और वो पिताजी क्या हुआ करती थी, एक्सटर्नल एजेंसीज या फिर आपका शासक वर्ग हुआ करता था, जो इन लोगों के जिसके शासन में या जिसके राज्य में ये सब लोग सस्टेन करते थे या थ्राइव करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि वक्त वक्त पे आपके शासक या फिर आपके राजा बदलते रहते थे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन रूल कर रहा है उसके बेसिस पर आपकी जो ये एजेंसीज थी जो बाहर से आपके ऊपर आके बैठती थी, या फिर अब ये लोग भी अपना एक हिस्सा जो है इस पूरी रूरल सोसाइटी में, रूरल वर्ल्ड में मांगती थी या एक पोजीशन मांगती थी, वक्त वक्त पे बदलता रहता था। इसमें एक लंबे वक्त तक आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिली जब मुगल्स आए, या फिर जो ये आउटसाइड एलिमेंट आया करता था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटसाइड एलिमेंट आप मान सकते हो लगभग 200 सवा 200 सालों तक जिसने इन्फ्लुएंस रखा रूरल सोसाइटी के ऊपर, वो थे मुगल्स, या फिर इस तरह से बोलना चाहिए वो था मुगल स्टेट। ठीक है जी, विच डिराइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और मुगल स्टेट भी कुल मिला के अपना जिस भी तरीके की प्रॉस्पेरिटी या वैभव पर चल रहा था उसमें उसको भी जो इनकम वगैरह होती थी उसका मैक्सिमम हिस्सा कहां से आता था, उसका मैक्सिमम हिस्सा आता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। उसको जो टैक्स लगाने हैं वो अपना जो इनकम वगैरह यहां से क्लेम कर रहा है उसके ऊपर। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि एग्रेरियन सोसाइटी में बेसिकली 3 हिस्से हो गए। पहला हो गया आपका किसान, दूसरा हो गया जमींदार या लैंडेड एलीट्स, और तीसरा हो गया शासक वर्ग या फिर रूलर्स, जिसमें स्पेसिफिकली भी मुगलों की बात हो रही है, क्योंकि 85% के आसपास जनसंख्या अभी भी गांवों में रह रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के बीच में जिस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं आपके किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा आपकी रूरल सोसाइटी कैसी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। तीसरा एलिमेंट शासक वर्ग, जिसके राज में रह के ये दोनों ये सारा काम वगैरह कर रहे हैं। अब ये भी इस प्रोडक्शन में से कुछ ना कुछ टैक्स लेगा, कुछ ना कुछ इनकम लेगा, और क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल इलाकों में रह रही है, इसका मतलब मुगलों को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मिलना है, अल्टीमेटली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम मिलनी है वो रूरल इलाकों से ही होनी है। तो ये जो तीसरा एलिमेंट है जो इस रूरल वर्ल्ड में एंटर करता था शासक के तौर पर, जिसमें इन दो शताब्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट या शासक वर्ग या आउटसाइड एलिमेंट रहा, जिसको हम लोग मुगल बोल रहे हैं, ये लोग भी एग्रेरियन सोसाइटी पर अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए डिपेंड करते थे। वजह, इनकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो गांव से नहीं आता, वो गांव से आता था, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से आता था, शहरों से नहीं आता था। एजेंट्स ऑफ द स्टेट्स, revenue assessor, collector, record keeper sought to control rural societies so as to ensure that cultivation took place and the state got its regular share of taxes from the produce। अब ऐसा तो है नहीं कि अब आपका क्योंकि मुगल अंपायर है उसका जो मैक्सिमम इनकम है वो गांव से आ रही है, तो ये तो होगा नहीं कि राजा जो है वो एक आपका रजिस्टर लेकर आएगा और एक एक के घर जाएगा, बोलेगा कि तुम्हारी इतनी जमीन है, तुम्हारा इतना इतना जो है पैदावार होनी चाहिए, लाओ इस हिसाब से इतना इतना पैसा दो। ये तो होगा नहीं कि बादशाह आपका जाकर जो है आपका डोर टू डोर वो सारा कलेक्शन वगैरह कर रहा है। तो ये सारा कलेक्शन या फिर ये जो पूरा का
पूरा आपका इनकम वगैरह कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी? वो होती थी आपके जो स्टेट के एजेंट्स होते हैं या फिर आपका जो राज्य चला रहा है, आपका जो राज्य है उसके जो आपके ऑफिसर्स वगैरह हैं उनकी जिम्मेदारी होती थी। जैसे रेवेन्यू एसेसर्स का काम होता था कि जो जमीन है किसान के पास कितनी है और उसके बाद में फिर कितना जो है इसमें से इनकम जनरली पैदावार होती है वो देखा जाता था। या मानसून अगर ठीक आया है तो कितनी पैदावार होनी चाहिए, मानसून ठीक नहीं आया तो कितनी होनी चाहिए, इसने अपनी जमीन के कितने हिस्से पर बुआई करी है और उसके बेसिस पे कितना निकल कर आएगा। इन सारी चीजों का असेसमेंट करने के लिए आपने रेवेन्यू एसेसर बैठा रखे थे। उसके बाद में आपका रेंट कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर्स हुआ करते थे। इसके बाद में ये सारा हिसाब किताब रखने के आपके रिकॉर्ड कीपर्स हुआ करते थे। अब आपका जो स्टेट है, आपका जो शासन है, स्पेसिफिकली भी मुगलों की बात कर लेते हैं, उन्होंने ये इतने लड़के बैठा रखे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये सारी चीजें कर ये लोग रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो किसानों और जमींदारों के मन में एक बात बैठी रहेगी कि ये सारा रिकॉर्ड लेके गए और भी अब आपका जब पैदावार होगी तो फिर ये टैक्स मांगने के लिए आके खड़े हो जाएंगे। अब इनको देना तो पड़ेगा ही, इनसे बच तो सकते नहीं, तो चलो चल के फिर ढंग से खेती करते हैं ताकि इनको देने के बाद में भी अच्छी खासी मात्रा में हमारे पास बच जाए जिससे हमारा चलता रहे। तो इस तरीके से बेसिकली रेवेन्यू असेसमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग या कलेक्शन वगैरह की मदद से जो सारा का सारा काम स्टेट के ऑफिसर्स कर रहे हैं, बेसिकली किया जा रहा है, रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिससे होगा क्या? कल्टीवेशन टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। कल्टीवेशन टाइम से होगा, अच्छी मात्रा में पैदावार होगी तो आपका जो स्टेट है, राज्य जो है, उसको रेगुलर आपके टैक्सेस वगैरह मिलते रहेंगे प्रोड्यूस वगैरह में से और इनका काम चलता रहेगा। क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब तक आपके पेट नहीं भरे, जब तक आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तब तक कोई अंपायर नहीं फैल सकता। कोई राजा बड़े बड़ी बातें कर ले कि मैं तलवार लेके घोड़े पे चढ़ के हीरो की तरह घुस जाऊंगा, यहाँ पे इसको जीत लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी फौजों के पेट ना भरे हो, जब तक आपके पास में पैसा ना हो, जब तक आपकी सोसाइटी ठीक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी ना कर रही हो, तब तक ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा सकती। वो हवाई फायर होता है, मगर उसको अगर आपने ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर लें, किसी और पर्सपेक्टिव में बात कर लें, गए हुए 500-700 सालों में ये सारे काम होंगे तब जब आपके पास में पैदावार हो रही होगी, और पैदावार कौन कर रहा है? किसान। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। Since many crops were grown for sale, trade money and markets entered the village and linked the agricultural areas with the towns. तो बात यह है कि अब ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा जो पैदावार है वो सिर्फ आप अपने खाने के लिए कर रहे हो। गेहूं चावल अगर उगाया जाता है, अगर आपके पास में जमीन है, तो नो डाउट अबाउट दैट कि उसका एक हिस्सा आप अपने कंजम्पशन के लिए रखते हो। मगर अब अगर एक किसान के पास में लेट्स से 100 एकड़ जमीन है, उसने उस पूरे की पूरी जमीन पर लोगों को ला के जो है गेहूं लगा दिए और टनों के हिसाब से उसने गेहूं निकाल दिया। 5 लोगों का या 15 लोगों का परिवार है, कितना खाओगे आखिर अल्टीमेटली? तो आपको बेसिकली जो पैदावार हो रही है उसमें से पूरे के पूरे की जरूरत अपने कंजम्पशन के लिए होती भी नहीं है। तो किसान वगैरह जनरली करते ये हैं जिनके पास में इतना मतलब अपने आप को ठीक ठाक जमीन है कि एक तो जो पैदावार हो रही है उसका एक हिस्सा अपने खुद के कंजम्पशन के लिए रखते हैं और थोड़ा सा हिस्सा रखते हैं अगली बार की बुआई के लिए। बाकी जो बचा हुआ है उसको बेच देते हैं मार्केट में और उससे जो है आप कुछ ना कुछ थोड़ी इनकम होती है, उससे आप दूसरी चीजें करते हो। एक तो ये कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको एक्सक्लूसिवली लगाया ही इसलिए जाता है कि इनको बेचना है। जैसे गन्ने की खेती हो गई, तो गन्ना जनरली अब ये नहीं है कि आप काट के घर लाओगे और 4-6 महीने काम चला रहे हो। गन्ना अगर लगाया जा रहा है तो उसको बेचना ही है। आज की तारीख में शुगर की मिलों में बिकता है, पहले कहीं और बिका करता था। इसी तरीके से सोयाबीन लगाया तो उसका ज्यादा इस्तेमाल खाने पीने में ना होकर तेल निकालने के लिए किया जाता है। कई दूसरी चीजें कैश क्रॉप्स हो गए आपके, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब लगाया ही इसलिए जाता है ताकि इनको बेचा जाए और बेच के इससे कुछ पैसा वगैरह कमाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कहीं पे हो रहा है तो सिर्फ अपने खाने कमाने के लिए, अनाज लगाने के लिए हो रहा है। अगर वो भी हो रहा है तो उसका एक हिस्सा रखा जाता है, बाकी सारा बेचा जाता है ताकि पैसा आए और दूसरी चीजें की जा सके। इसी तरह से कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको लगाया ही इसलिए जाता है ताकि इनको बेचा जा सके और उनका व्यापार किया जा सके। तो क्योंकि कई सारे क्रॉप्स आपके इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उनको बेचा जा सके, इसका मतलब यह हुआ कि आपको व्यापारिक गतिविधियां करना पड़ेंगी। दूसरे शब्दों में जो अंग्रेजी में शब्द बोला जाता है ट्रेड, या फिर आपका मनी, या फिर यूं बोलूं कि मार्केट, ये सारी चीजें फिर जो है गांव में एंटर कर जाती हैं या फिर ग्रामीण इकोनॉमी जो है या फिर जो आपकी एग्रेरियन सोसाइटी है उसका हिस्सा बनती हैं। तो यहां से होता यह है कि आपके जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वो टाउन्स के साथ में लिंक हो जाते हैं, टाउन्स वगैरह के साथ में वो अटैच हो जाते हैं। कई सारी चीजें आप ऐसी बनाते हो जिसका गांव में सच कोई इस्तेमाल नहीं है, मगर उनको शहर वाले खरीदते हैं या शहर में कारखाने खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल कर कर फिर वो दूसरी चीजें बनाते हैं। जैसे आज की जूट हो गया, कॉटन हो गया, और भी आपका जो गन्ना वगैरह हो गया, इस तरीके की दूसरी चीजें हो गई। अब जैसे आलू हो गया, अब हालांकि आलू वगैरह अपने यहाँ काफी बड़ी मात्रा में खाया जाता है, बट कई कंपनीज ऐसी हैं जो किसानों के साथ में डायरेक्टली आपका
आज की तारीख में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो किसानों के साथ में डायरेक्टली समझौता कर लेती हैं, बोलती हैं कि बीज रखो, हमें ये फलानी क्वालिटी का आलू चाहिए, अपनी ज़मीन के इतने इतने इलाके में लगाओ, जितनी पैदावार होगी हमें आके बेचोगे। इस तरीके से अब वो जो आपका फैक्ट्री वगैरह चलाने वाला है वो गाँव में तो आके लगाएगा नहीं, उसने कहीं और लगा रखी होगी, तो किसान अपनी सारी पैदावार लेके उसके पास जाएगा, पेमेंट वगैरह हो जाएगा। इस तरीके से आप बेसिकली कर क्या रहे हो, किसी एक जगह की कंजम्पशन को, किसी एक जगह के प्रोडक्शन को किसी दूसरी जगह के साथ में लिंक कर रहे हो। तो ये चीज़ें अभी से नहीं, काफ़ी वक्त से होती आ रही हैं। तो क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें उगाई जाती थी इसलिए ताकि इनको बेचा जा सके, तो इसके चलते आपका व्यापार, आपका पैसा और मार्केट्स वगैरह जहाँ पे ये बिक सकता है वो सारी चीज़ें गांव में एंटर करने लगी, उनके एजेंट्स गांव में आने लगे और अल्टीमेटली लिंकिंग हो गई एग्रीकल्चरल एरियाज और टाउन्स के बीच में। चले इसी बात को अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका नाम है पीजेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इसमें यहाँ पे हम अपने किसानों के बारे में बातचीत करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में उनकी क्या परिस्थितियाँ थीं और किस तरीके से वो लगे हुए थे, क्या प्रॉब्लम्स आती थी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें तो उसकी जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी या हुआ करती है आज की तारीख में भी, वो है गाँव। इसको इस तरह से समझते हैं कि लेट से अगर आपके पास में एक दीवार है तो दीवार की बेसिक यूनिट क्या होती है, एक ईंट होती है। आप ईंट पे ईंट रखते जाते हो, जमाते जाते हो और उन सबको आप गारे की मदद से या सीमेंट की मदद से जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। फिर आप उसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगा के प्लास्टर कर देते हो, पेंट कर देते हो, सारी चीज़ें। मगर पॉइंट ये है, अगर आपसे ये बोला जाए कि दीवार की बेसिक यूनिट क्या है तो दीवार की बेसिक यूनिट होती है ईंट। इसी तरीके से भारतीय समाज की बात कर ली जाए या फिर आप अगर अपनी इंडिया की एग्रीकल्चरल सोसाइटी की चाहे आज बात कर लें, चाहे 400-500 साल पहले की बात कर लें, एग्रीकल्चरल सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी वो हुआ करते थे आपके विलेज वगैरह, आपके जो गाँव हैं वो आपके बेसिक यूनिट हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं। इनहैबिटेड बाय पीजेंट्स हु परफॉर्म द मैनीफोल्ड सीजनल टास्क दैट मेड अप द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर। अब इन गांव में रहता कौन था, वैसे तो कई सारी तरीके के लोग रहते थे मगर मेजॉरिटी में जो लोग इन गांव में रहा करते थे वो कौन होते थे, वो किसान होते थे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, भारत के एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बेसिक यूनिट किसको कहा गया है, किसको माना गया है, विलेजेस को माना गया है। इसको इनहैबिटेट करने वाली मेजॉरिटी किसकी थी, वो थी किसानों की। अब ये लोग क्या करते थे, ये 50 तरीके के काम वगैरह सीजन टू सीजन किया करते थे। सीजनली ये बहुत सारे काम वगैरह या टास्क वगैरह परफॉर्म किया करते थे, जिनको अगर आप सम टोटल निकालोगे जिनका, तो उसके नतीजे में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर निकल कर आता था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये साल भर सीजन टू सीजन, अब एक ही काम कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है, हाँ सीजन टू सीजन इनकी एक्टिविटीज वगैरह बदलती थी, मगर इन सब एक्टिविटीज का अगर आप सम टोटल निकालोगे तो वो क्या निकल कर आता था, वो निकल कर आता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर, जिसके इन सारी एक्टिविटीज के चलते आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता रहता था। अब इसमें जो मेजर एक्टिविटीज थी वो क्या क्या थी, एक था टाइलिंग द सॉइल, आपने जमीन को जोतना है, उसके बाद में फिर आपको आपका जो सोइंग द सीड्स यानी कि आपको फिर इसमें बीज वगैरह डालने हैं, हार्वेस्टिंग करनी है क्रॉप्स वगैरह की, जब वो अल्टीमेटली पक जाएंगे तो उनको काटना वाटना है, सारी चीजें। फर्दर दे कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल। तो ये सब तो करना ही है, इसकी मदद से आपकी पैदावार हो रही है। अब कई बार क्या होता था, जैसे आज तो शुगर मिल लग गई है सारी चीजें, मगर उस टाइम पीरियड में इस तरीके की मिलें या फैक्ट्रियां हुआ नहीं करती थी। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह जो निकल कर आते हैं, अब आपका जो ये जो भी आपका ग्रेन वगैरह निकल कर आए, जो भी एग्रीकल्चरल आपका प्रोड्यूस हुआ है, कई बार इससे फिर जो है आपके कई सारे दूसरे गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है उसका जनरली इस्तेमाल खाने की जगह होता है, थोड़ा बहुत खाने में ऐसा भी नहीं है, मगर जनरली तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फिर उस तेल की मदद से जो पकाया जा सके और बाकी सारी चीजें। ऐसी कई सारी चीजें जो हैं उनको उगाया जिस फॉर्म में जाता है उस फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जाता, उनका इस्तेमाल करने के पहले उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो उसी तरीके से अब किसान वगैरह भी जो आपका कई सारी चीजें उगाते थे फिर उसकी मदद से एग्रो बेस्ड गुड्स बनाया करते थे, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हुआ है उसको निकाल कर उसमें से अगर कोई चीज बनाई जा रही है उसे एग्रो बेस्ड गुड कहा जाता है। तो ना सिर्फ ये लोग आपका प्रोडक्शन वगैरह में लगे हुए हैं, खेती किसानी में लगे हुए हैं, बट साथ ही साथ ये लोग और भी दूसरी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें एग्रो बेस्ड गुड्स वगैरह निकाले जा रहे थे, जैसे कि आपका शक्कर हो गई या फिर आपका तेल हो गया, ये निकालने का काम भी जनरली आपके किसान वगैरह खुद ही किया करते थे, या जो अपना सामान वगैरह उगाया है उसमें से इसको अल्टीमेटली बना लिया करते थे। चले आगे बढ़ते हैं। बट रूरल इंडिया वॉज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन. Several kinds of areas such as large tracts of dry land or hilly region were not cultivable in the same way as more fertile expanses of the land. अब ग्रामीण भारत की जो बात हम लोग कर रहे हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि रूरल इंडिया वॉज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन, यानी कि ग्रामीण भारत में अब ऐसा भी नहीं है कि सारी जगहों पे आपके खेत बने हुए हैं, खेतों के साइड में फिर आपके किसान रह रहे हैं और वो सुबह जाते हैं हल लेके खेती किसानी करते हैं, फिर आपका शाम को लौट कर आ जाते हैं। हर जगह ऐसा नहीं हो रहा था। आपके पास ग्रामीण
दक्षिण भारत में एक बड़ा इलाका ऐसा भी था जिसमें या तो जमीन का आपका उपजाऊ नहीं थी, ड्राई लैंड बोल देते हैं आप उसे, या फिर आपके पहाड़ी इलाकों की जमीन थी जिसके ऊपर खेती किसानी करना उतना आसान नहीं था, या फिर वो उस तरीके से कल्टीवेबल नहीं थी जिस तरीके से आपका मैदानी इलाकों में जो जमीन है वो कल्टीवेबल होती है। तो इसके चलते हुआ क्या, आपको अलग अलग जगहों पर रूरल सोसाइटी में भी वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। मध्य भारत में जिस तरीके से खेती किसानी की जा रही है, हिमालय की तराई के इलाकों में उस तरीके से खेती नहीं की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी जिस तरह से खेती कर रहे हैं, गुजरात या राजस्थान के किसान उस तरीके से खेती करते हैं, या साउथ इंडिया के किसान उस तरह से खेती करते आपको नहीं दिखेंगे। पंजाब में अलग तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर की तरफ में अलग तरीके का हो रहा है। फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में जो इलाके हैं उनकी बात कर लें, वहां का आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान के जो इलाके हैं फिलहाल के लिए, वहां पे अलग तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। पॉइंट ये है कहने का, या जो लॉजिक निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि क्योंकि जमीन में वेरिएशन बहुत ज्यादा है और उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, तो हर जगह एक जैसी खेती होती हुई नहीं दिखती थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की खेतियां आपको देखने को मिलती थी। फर्टाइल इलाकों में जिस तरह से खेती हो रही है, डेफिनेटली उस तरीके की खेती ड्राई लैंड में या फिर वो सूखी जमीन यहाँ पे पानी नहीं है या जो उपजाऊ नहीं है वहां नहीं हो सकती थी, या फिर वो जगह जहां पे हिली इलाके पड़ते हैं वहां नहीं हो सकती थी। तो पॉइंट, इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, ये तो खैर जमीन की बात हो गई जिस पर खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती, वो डिबेटेबल है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इलाका भारत का ऐसा भी था जो आपके जंगलों की श्रेणी में आता था, या बहुत बड़े इलाके पे आपके जंगल वगैरह बने हुए थे, और इन इलाकों में भी जो है खेती वगैरह जनरली नहीं की जा सकती थी। आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस हासिल कर सकते थे कि उन पेड़ों से आपको कुछ मिल जाए, और कुछ थोड़ा बहुत आप काट वाट के पेड़ वगैरह ले आओ अपने पास टिम्बर वगैरह के प्रोडक्शन के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर आप ये बोलो कि पूरे पूरे जंगल साफ कर देंगे और यहाँ पे फिर खेती किसानी करने लगेंगे, वो भी नहीं हो सकता। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, अब तो खैर काफी कम हो गया है, मगर अंग्रेजों ने आने के बाद बहुत जंगल साफ कर दिए, मगर मिडिवल टाइम पीरियड में, मुगलों के टाइम पीरियड में भारत के बहुत बड़े हिस्से में आपको जंगल या फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते थे, और ये टेरिटरी भी जो है खेती योग्य नहीं थी, इस पर भी खेती वगैरह नहीं की जाती थी। तो जब भी हम लोग अल्टीमेटली खेती किसानी की बात करेंगे, एग्रेरियन सोसाइटी के सामने क्या चैलेंजेस थे, क्या डूज थे, क्या डोंट्स थे, वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या चीजें उनके फेवर में थी, क्या अगेंस्ट में थी, जब इन सारी चीजों के बारे में बातचीत की जाएगी, हमें ये सारी जो वेरिएशंस हैं टोपोग्राफी में, कि कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे जमीन एक जैसी नहीं है, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग इन टोटलिटी रूरल सोसाइटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको ढंग से समझ पाएंगे, उनको ज्यादा अच्छे से हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो इसी में नेक्स्ट अपना सब टॉपिक आता है उसका नाम है लुकिंग फॉर सोर्सेज। लुकिंग फॉर सोर्सेज में बेसिकली अब हमको पता है, अगर हम लोग इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं से उसका रिकॉर्ड वगैरह मिला होगा, हमने वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली होंगी एक पर्टिकुलर कालखंड के बारे में, फिर उन सबको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाया होगा, उनको वेरीफाई किया होगा, क्रॉस वेरीफाई किया होगा, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उस कालखंड का इतिहास लिखा होगा। ये बातें हम लोगों ने अभी तक का अपना जितना भी हिस्ट्री का डिस्कशन रहा है उसमें हम लोगों ने बातचीत कर ख़त्म करी है। तो हम जानते हैं जब भी अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इतिहास लिखना है, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में बातचीत करनी है, उस इतिहास को लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड के सोर्सेज वगैरह। अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सोर्सेज वगैरह हैं तो फिर आप उस सोर्सेज वगैरह की मदद से उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया हम लोग ये 16th और 17th सेंचुरी के वक्त में पीजेंट्स वगैरह और एग्रेरियन सोसाइटी के इतिहास को लिखना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे पास इसके लिए कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे जिनकी मदद से हम लोगों ने हिस्ट्री को लिखकर तैयार किया होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बेसिकली उन सोर्सेज की ही बात करने वाले हैं जिन सोर्सेज की मदद से हम लोगों ने इस इतिहास को लिखा। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? इस वक्त बात हो रही है किसानों की, कि उनकी क्या परिस्थितियां हुआ करती थी, सारी चीजें। इसके अलावा उन लोगों की बातें हो रही हैं जो किसानों के साथ में बाकी और भी दूसरी एक्टिविटीज वगैरह में लगे हुए थे, बट प्राइमरीली अपन किसानों की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। अब किसान उस वक्त का अनपढ़ हुआ करता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, और उसने अपने बारे में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े हैं कि आज मैं यहाँ पर खेत पे गया तो फिर मैंने आज मौसम बढ़िया था तो हल चलाया और इस तरीके की चीजें। वैसे आपको लिखे जो कि किसानों की तरफ से तो मिल नहीं रहे, तो जिनकी मदद से आप अपना इतिहास वगैरह लिखो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर किस तरीके से जो है आपने हिस्ट्री को लिखा है, स्लॉट किया, इस टाइम पीरियड किया, किस तरीके से आपने इसको जो है प्रिपेयर किया है, आपको सोर्सेज कहाँ से मिले। तो इंपॉर्टेंट है कि रूरल सोसाइटी की वर्किंग की बात कर ली जाए, ये आपको उन लोगों से पता नहीं चलती, या फिर रूरल सोसाइटी किस तरह से काम करती थी उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने को वहां से उन लोगों की मदद से नहीं आती जिन्होंने एक्चुअल में वहां
जगहों पर काम किया था प्राइमरीली, जिसमें कौन थे? किसान, क्योंकि इन लोगों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, इन्होंने अपने बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं छोड़े हैं। हमारा जो मेजर सोर्स है जिसकी मदद से हम लोग भारत की जो एग्रेरियन हिस्ट्री है, जो आपकी कृषि आधारित हिस्ट्री वगैरह है, उसको हम लोग अगर लिखते हैं तो उसका जो मेजर सोर्स है या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री हम लोगों ने लिखकर तैयार करी है 17 सेंचुरी में, उसका जो मेजर सोर्स है वो सारे क्रॉनिकल्स वगैरह हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मुगल कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे या मुगल कोर्ट की आशीर्वाद से जिनको प्रोड्यूस किया गया था या बनाया गया था। तो भारत के एग्रेरियन सोसाइटी की हिस्ट्री 16-17 सेंचुरी में अगर आप लिख रहे हो, उसका मेजर सोर्स वो लोग नहीं है जिनके बारे में आप लिख रहे हो और जिन किसानों की आप बातचीत करने वाले हो। इसका मेन सोर्स क्या है? मुगलों के टाइम पीरियड पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, जो आपके हिसाब किताब या लिखे जो कि कागजात आपको ऑफिशियल मिले हैं वो सारे, और इसके अलावा जो क्रॉनिकल्स लिखकर तैयार किए गए जिनके बारे में हम लोग किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के चैप्टर में बातचीत कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मदद से इन 200 सालों की टाइम पीरियड में जो एग्रेरियन हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उसकी मदद से जो है हम लोगों ने इतिहास वगैरह लिखकर तैयार इस स्लॉट का, इस टाइम पीरियड का किया है। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि आपका सोर्स है जिसकी मदद से हम लोगों को जो है इसके बारे में पता चला है या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पता चला है एग्रेरियन सोसाइटी की, उसका नाम है आईने अकबरी, जिसको हम लोग बार बार आईने अकबरी बोलने की जगह शॉर्ट में हम लोग इसको पूरे चैप्टर में आइन बोलेंगे। तो जहां जहां पे आइन शब्द या AIN आएगा, इसको एन नहीं पढ़ना है, इसको आइन पढ़ना है, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से हम लोगों को एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पता चला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स में से एक है, ठीक है जी। शॉर्ट में इसको हम लोग आगे क्या बोलने वाले हैं, बार बार इसका जिक्र आएगा, इसलिए शॉर्ट में हम लोग इसको आइन बोलेंगे। अब आइन जो है इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था अकबर का जो कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करता था, जो इसका प्राइम मिनिस्टर भी था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिसका नाम था अबुल फजल या फिर अबुल फजल। इसने जो है आपका ये पूरा का पूरा आईने अकबरी लिखकर तैयार किया था और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस में से एक है 16th और 17th सेंचुरी की एग्रेरियन हिस्ट्री को समझने के लिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है या ऐसी इसमें क्या खास बात है? इसकी वजह यह है कि इस टेक्स्ट में बहुत मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया गया है उन सारे अरेंजमेंट्स वगैरह को जिसकी मदद से आपका जो स्टेट है वो कल्टीवेशन इंश्योर करवाता था। मतलब ये कि आपने किस तरीके से क्या व्यवस्था वगैरह कर रखी है किसानों को के साथ में, जिसकी मदद से आप ये इंश्योर कर रहे हो कि किसान टाइम से बुआई कर रहे हैं, अच्छे से खेती हो रही है, आपके उनको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही, और फिर उसके बाद में कि अगर खेती होकर जो निकल कर आएगा उस पैदावार में से कितना क्या मिलना है किसको, वो सारी बातें अल्टीमेटली उसका बहुत डिटेल में जो है आपको रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे मिलती है, बहुत डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन या जिक्र आपको देखने को मिलता है। तो पहली वजह जिसके कारण आईने अकबरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत मेटिकुलसली, बहुत डिटेल में, बहुत फाइन डिटेल्स आपको देती है वो सारी चीजों की, वो सारे अरेंजमेंट्स की, उन सारी व्यवस्थाओं की जिसकी मदद से स्टेट ने ये इंश्योर करवाना था या करवाया था या करवाता था कि आपके यहाँ कल्टीवेशन वगैरह हो रहा हो। इसके अलावा टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसीज ऑफ द स्टेट। अब दूसरी चीज कि आपका रेवेन्यू वगैरह किस तरीके से कलेक्ट होगा, वो सारी उसका पूरा का पूरा क्या मैकेनिज्म है, क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। एंड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रूरल मैग्नेट्स, दैट इज जमींदार। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो किसान है या किसानों के अलावा आपके जो स्टेट्स वगैरह, आपका जो स्टेट है, आप सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टेट है यानी कि आपका जो शासन प्रशासन है, आपका जो राजा है और उसका राज्य है, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है यानी कि आपके जो जमींदार हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से रहने वाले हैं, इसको रेगुलेट करने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो भी आपको आईने अकबरी में उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है आईने अकबरी की, क्यों आईने अकबरी खास है या क्यों आईने अकबरी सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका सोर्स हो जाता है, जिसकी मदद से हम लोगों ने पूरा का पूरा आपका जो ये पूरा का पूरा आपका जो ये पीजेंट सोसाइटी एग्रेरियन हिस्ट्री जो है 16-17 सेंचुरी में इसको लिखने में इसको एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना है। उसकी वजह क्या है? दो तीन बातें। सबसे पहले तो वो सारा का सारा अरेंजमेंट जिसकी मदद से स्टेट आपका कल्टीवेशन इंश्योर करवा रहा है वो हमको यहां से पता चलता है। दूसरा, स्टेट अपने ऑफिसर्स की मदद से रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट कर रहा है वो हमको यहां से पता चलता है। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स हुआ करते थे जमींदार, जिनको जैसे आज की तारीख में अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके लिए अपन लोग ये मैग्नेट वर्ड यूज करते हैं, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के मैग्नेट जो हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे ज्यादा आपके पावरफुल या कह सकते हैं कि या इस तरह से कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव जो आपकी पोस्ट हुआ करती थी या पोजीशन हुआ करती थी वो जमींदारों की होती थी। अब जमींदारों के साथ में किस तरीके से आपका राज्य जो है अपने रिलेशनशिप रखेगा, किस वक्त तक इनको प्यार करेगा, पुचकारेगा और किस वक्त इनको झापड़ मार देगा, ये सारी चीजें जो है ये किस तरीके से जमींदार रेगुलेट किए जाएंगे उसका भी जिक्र आपको बहुत डिटेल में आईने अकबरी में देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बेसिकली खजाना है, ये एक
ऐसा एक रिच सोर्स है जिसकी मदद से हम लोग बहुत इफेक्टिवली, बहुत डिटेल में हम लोगों को रिकॉर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो हम लोग अच्छे से जो है एग्रेरियन सोसाइटी की हिस्ट्री को इसकी मदद से रिक्रिएट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई आईने अकबरी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से हम लोगों को 16वीं-17वीं शताब्दी में एग्रेरियन सोसाइटी किस तरीके से थी उसके बारे में पता चल रहा था। मगर आईने अकबरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये बताना नहीं था कि एग्रेरियन सोसाइटी किस तरीके से है। आईने अकबरी को लिखा किसी और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ में गया था। यह दूसरी बात है कि उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और इससे हमारा काम निकल गया। मगर आईने अकबरी की अगर बात की जाए कि इसको लिखा क्यों गया था या फिर इसका जो सेंट्रल पर्पस था वो क्या था, तो सेंट्रल पर्पस जो था आईने अकबरी का वो ये था कि भाई अकबर का जो अंपायर है उसका विजन क्या है, वो किस पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में लेकर आगे बढ़ रहा है, इस चीज को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने और ये दिखाना है, प्राइमरीली हाईलाइट करना है कि सोशल हार्मनी जो है ये आपको तभी मिल सकती है जब आपकी रूलिंग क्लास जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये पर्टिकुलर मैसेज देना आईने अकबरी का सेंट्रल थीम है। आप जैसे आज की तारीख में डेमोक्रेसी है उस तरीके से डेमोक्रेसी तो हुआ नहीं करती थी। जिसके हाथ में दम था, जिसके हाथ में तलवार थी और जो आपका जीत सकता था, जो लड़ सकता था वो राज करता था। सीधी सी बात है। अगर आपका शासक कमजोर है तो फिर आपका शासन चलेगा नहीं, आपका प्रशासन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एक बात जो थी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि जिसमें बाहुबल है वही राज कर सकता है। जो मजबूत शासक है, जिसके पास में एक बड़ी फौज है, जिसके पास में ताकतवर और एक अच्छा निरंकुश शासन आप कह सकते हैं, वही जो है राज चला पाएगा, नहीं तो कोई राज नहीं चला सकता। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी। आईने अकबरी को लिखकर बेसिकली इसी बात को आगे बढ़ाया गया था कि आप चाहते हो कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, तो वो तभी हो सकता है जब आपकी रूलिंग क्लास जो है वो स्ट्रांग हो। ये पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए और ये बात कि अकबर का क्योंकि जो अंपायर है वो इसी विजन के साथ में चल रहा है कि क्योंकि वो मजबूत है इसलिए वो समाज में समरसता या हार्मनी बना के रख सकता है। इस पर्टिकुलर पर्पस को प्रेजेंट करना आईने अकबरी का सेंट्रल पर्पस हुआ करता था। आगे इसमें एक बात और मिलती है, एनी रिवोल्ट और असर्शन ऑफ ऑटोनॉमस पावर अगेंस्ट द मुगल स्टेट वाज इन द आईज ऑफ द ऑथर ऑफ द आइन प्रीडिस्टाइन्ड टू फेल। अब मुगल अंपायर मजबूत तो था, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक की बात नहीं। मुगल अंपायर सबसे मजबूत अंपायर्स में से एक था इसके टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे। मगर फिर भी जैसे कई बार होता है कि रिवोल्ट हो जाती है, कई बार होता है कि लोग खड़े हो जाते हैं, कई बार आपका शासन प्रशासन जो है उसको उसकी अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं। तो एक तो ये काम कि आपको ये बताना है कि आपका शासक मजबूत है और वो आपके समाज में जो है आपका शांति बना के रख सकता है, और ये अकबर का जो विजन है जिसकी मदद से वो अपना अंपायर चला रहा है वो ये। एक तो ये बात आपने बता दी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट थी जिसको आपका जो ये ऑथर है आईने अकबरी का जो प्रेजेंट करना चाहता था वो ये था, वो ये बताना चाहता था, संदेश देना चाहता था कि भाई बादशाह के खिलाफ, बादशाह के राज्य के खिलाफ ना तो रिवोल्ट करो, ना ये असर्शन करो कि तुम ऑटोनॉमस हो और तुम मुगलों की बात नहीं मानोगे, तुम मुगल स्टेट के खिलाफ जाओगे। इस तरीके की चीजें मत करना, अगर हो सके तो मत करना। वजह यह है कि अगर तुम ये करोगे भी तो भी ये सब कुछ फेल ही होना है। ये आपका, आप शासन से, आप राजा से, आप प्रशासन से नहीं लड़ सकते। अकबर एक बहुत मजबूत शासक है, आप उससे नहीं जीत पाओगे। ये संदेश देना भी जो है आईने अकबरी का एक ऑब्जेक्टिव था। अबुल फजल बेसिकली लोगों के मन में उतारना चाहता था कि मुगलिया सल्तनत या सल्तनत मुगलिया के खिलाफ नहीं जाएं क्योंकि आप नहीं जीत पाएंगे, आपकी हर रिवोल्ट प्रीडिस्टाइंड है फेल होने के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव या फिर ये एक संदेश देना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर वी लर्न फ्रॉम द आइन अबाउट पीजेंट रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप। या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आईने अकबरी से हमको जो भी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि आईने अकबरी को प्राइमरीली जो है किसानों को फोकस करके नहीं लिखा गया। किसानों का जिक्र आया है, एग्रेरियन सोसाइटी का जिक्र आया है, मगर वो अकबर के शासन के कंटेक्स्ट में जिक्र आया है। तो पॉइंट यह है कि बेसिकली अबुल फजल क्योंकि डिटेल में उनके बारे में बातचीत नहीं कर रहा था, तो यहां से किसानों के बारे में जो भी पता चलता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इससे बहुत कुछ पता चलता है किसानों के और एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में, इंस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, यहां से मगर जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, जो भी बातें यहां से निकल कर आती हैं, ये एक टॉप से लिया गया व्यू है। यानी कि आप अंदर उतर के नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ऊपर से देखकर आप एक सतही जो है आपने एक इमेज बनाई है और उसके बाद आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हो। मतलब ये कि इसमें भी जो है अपने पास में कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है इसमें भी जो बातें लिखी हैं वो पूरी तरह से सच ना हो या सच्चाई के करीब ना हो, या फिर इसको पढ़कर भी हम लोग पूरी तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड ना कर पाए। दूसरे शब्दों में आईने अकबरी एक इंपॉर्टेंट सोर्स तो है, मगर ये कंप्लीट सोर्स नहीं है, ये आपको सब कुछ नहीं बताता। कई ऐसी चीजें हैं जिसको पता करने के लिए आपको दूसरे सोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा, या इसमें लिखी हुई
बातों को आपको वेरीफाई करने के लिए दूसरे सोर्सेज होना जरूरी है। तो फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत यह है या फिर हमारे साथ में एक फायदे वाली बात यह है कि आपके जो अकाउंट्स हैं आइन के या फिर आइन अकबरी में जो बातें लिखी गई हैं इनको आप वेरीफाई कर सकते हो, इनको आप सप्लीमेंट कर सकते हो दूसरे सोर्सेज की मदद से, जिसमें आपको अलग अलग रीजन्स वगैरह जो थे मुगल कैपिटल से काफी दूर जो आपके रीजन्स वगैरह थे उनके बारे में जिक्र देखने के लिए मिलता है। कोई आपका लेट से रेवेन्यू का रिकॉर्ड वगैरह हो गया, मुगल सल्तनत चल रही है दिल्ली से या फिर आगरा से या फिर लाहौर से या फतेहपुर सीकरी से, और पता चला आप मालवा जो मध्य प्रदेश में आता है या फिर अगर एकदम सुदूर बंगाल के इलाकों की बात कर लो या गुजरात की तरफ निकल जाओ या और नीचे आप अहमदनगर वगैरह की बात कर लो, यहां के अगर आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसी टाइम पीरियड के और आईने अकबरी में किसी तरीके की कोई बात की गई है लैंड रेवेन्यू या कलेक्शन से रिलेटेड, और वो रिकॉर्ड भी जो है इसी टाइम पीरियड में लैंड रेवेन्यू या कलेक्शन से रिलेटेड है। अब जो बातें आईने अकबरी में लिखी हुई हैं और उसमें जो बातें आपको डॉक्यूमेंट में मिलेंगी तो उनको अगर आप क्रॉस वेरीफाई करो, एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करो, तो आपको एक यह है कि एक सोर्स जो है दूसरे से वेरीफाई हो जाता है और उसकी मदद से फिर जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उस पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो थोड़े से कम होते हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरह से समाप्त होते हैं बट कम होते हैं। फायदा ये होता है आप उसको फिर अल्टीमेटली एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो उस टाइम पीरियड के इतिहास को लिखने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही है। आईने अकबरी में लिखी गई बातों को कई बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की मदद से क्रॉस वेरीफाई किया गया है जो उन क्षेत्रों से आते हैं जो थे तो मुगलिया सल्तनत का पार्ट मगर मुगल कैपिटल से बहुत दूर थे। तो इससे एक बात समझ में आती थी कि आईने अकबरी में ये फलानी बात लिखी गई है और ग्राउंड या ग्रास रूट लेवल पर यह बात इस तरह से हो रही है, दोनों में इतना सामंजस्य है, इतना डिफरेंस है, और इसके बेसिस पर हम लोग यहां से कुछ कंक्लूजन वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड एक ये डॉक्यूमेंट है मुगलिया सल्तनत का, ये मैंने आपके लिए शेयर किया है, तो इसमें इस तरीके कुछ बातें वगैरह लिखी हुई हैं। अब आपका आईने अकबरी में कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्रॉस वेरीफाई करके आप इसमें से चेक वगैरह कर सकते हो कि जिस कंटेक्स्ट या जिस पर्टिकुलर विषय के बारे में ये बात है वो कितना सच है या कितना गलत है। इसके अलावा आपको डिटेल में रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जो 17th सेंचुरी के हैं, 16th सेंचुरी के भी हैं और 18th सेंचुरी के भी हैं। तो आपको काफी ज्यादा अच्छे से जो है इन पर्टिकुलर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह से भी पता चलता है कि उस वक्त में एक्चुअल में चल क्या रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुगलों के बाद में जो प्राइमरीली एक इंपॉर्टेंट फोर्स आई, मराठों का एक टाइम पीरियड रहा है मगर इसके अलावा प्राइमरीली जो एक इंपॉर्टेंट फोर्स आई जिसने फिर रूल किया वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में आपका ब्रिटिश राज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्योंकि जस्ट मुगलों को के जस्ट बाद जो है आके अपना शासन करना शुरू कर दिया था, तो इन लोगों की मदद से भी कम से कम ईस्टर्न इंडिया की अगर आप बात करोगे, क्योंकि बंगाल वगैरह का इलाका इन लोगों ने सबसे पहले जीता था, तो ईस्टर्न इंडिया वगैरह में किस तरीके के एग्रेरियन रिलेशनशिप्स थे। अब ऐसा नहीं होता कि आपका शासक आज लेट से जंग हार गया और उसकी जगह दूसरा आके बैठ गया तो एकदम ऑल टुगेदर आपकी चीजें बदल जाएं। कल तक कुछ और हो रहा था और आज से कुछ और होने लगे। एग्रेरियन सोसाइटी में कम से कम ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने इनफैक्ट कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में देखा भी है, बहुत ज्यादा बदलाव ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से नहीं ला पाई, उनको भी काफी साल लग गए थे पूरी इकोनॉमी को तबाह करने में, ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में तबाह करने में, इस तरह से बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। पर पॉइंट यह है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि मुगलों के जस्ट बाद आई है और ऐसा नहीं होता कि एक शासक हटा तो आपकी यूं चुटकी बजाते ही जो है सारी व्यवस्था बदल जाए। एग्रेरियन सोसाइटी में कम से कम बदलाव नहीं आते इतना आसानी से, तो ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में भी जो रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है उसमें किस तरीके की व्यवस्था है, मुगलों के टाइम पीरियड में उसके जस्ट पहले जिस तरीके की व्यवस्था है उससे भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है और चेक किया जा सकता है कि कितनी हकीकत है और कितना फसाना है आपके रिकॉर्ड्स में, और उसकी मदद से हिस्ट्री को लिखने में या रिक्रिएट करने में आपको मदद मिलती है। तो ये भी एक बात है। खास तौर पे ईस्टर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर एग्रेरियन रिलेशनशिप किस तरीके थे उसका रिकॉर्ड आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे सोर्सेज वगैरह हमारी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है उसको डेवलप करते हैं और इसकी मदद से जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इतिहास लिखा जाता है या लिखा गया है और इसको हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ऑल दी सोर्सेज रिकॉर्ड इंस्टेंसेस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट्स। अब इन सारे सोर्सेज में आपको कई बार जो है कंफ्लिक्ट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स या इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किन किन के बीच में हो रहे हैं, किसानों के बीच में हो रहे हैं, जमींदारों के बीच में हो रहे हैं और राज्य या फिर स्टेट के बीच में हो रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है। अब जैसे अबुल फजल ने बोला था कि भैया रिवोल्ट मत करना, रिवोल्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ये सब जानते हुए अबुल फजल ये आपका जो प्रोपेगेंडा करना है कि बादशाह के खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है, आपकी रिवोल्ट या फिर अथॉरिटी के खिलाफ अगर आपने आंखें दिखाई तरेरी तो फिर आप जो है प्री डिस्टाइंड है कि आप नहीं कामयाब होगे, फेल हो जाओगे, सारी बातें करी। मगर उसके बाद भी इन सारे सोर्सेज वगैरह से बार बार एक बात निकल कर आ रही है कि पीजेंट्स के, जमींदारों और किसानों के और स्टेट्स के बीच में आपका कंटिन्यूअस जो है कंफ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, लगातार जो है लड़ाइयां वगैरह हो रही हैं, लगातार आपकी लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इससे इतना समझ में आता है कि आपका जो है पूरा का पूरा समाज था ये काफी ज्यादा डायनामिक था, काफी ज्यादा इसमें डायनामिसिटी आपको देखने को मिलती है। इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इंसाइट इनटू पीजेंट
पीजेंट्स परसेप्शन ऑफ एंड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट। अब हालांकि इन सारे लड़ाई झगड़ों का अल्टीमेटली अंत वही होता था कि आपका बादशाह जीत जाता था या जमींदार किसानों को दबा लेता था, किसान कुछ वक्त लड़ाई झगड़े करके आपको नुकसान पहुंचा देते थे, फिर मान जाते थे, इस तरीके की चीजें थी। मगर अब ये कन्फ्लिक्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको एक सवाल का जवाब या फिर एक पर्टिकुलर चीज मिलती है कि भाई क्यों ये लड़ाई झगड़े आखिर हो क्यों रहे हैं। ये जो वाय है कि किसान आखिर क्यों खड़ा हो गया है, क्यों लड़ रहा है, क्यों इतनी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, इस वाय का जवाब आपको काफी ज्यादा डिटेल में और अच्छे से मिल जाता था। तो ये लड़ाई झगड़ों के जितने किस्से आपको या कन्फ्लिक्ट इन डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं, इसमें ये सवाल कि आखिर एक पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में किसान क्यों खड़ा हो गया, जमींदार से क्यों लड़ रहा है, स्टेट से क्यों लड़ रहा है, या स्टेट जमींदार से क्यों लड़ रहा है, इस वाय का जवाब आपको मिल जाता था। अब इस वाय का जवाब जब आप तलाशते थे या इस वाय का जवाब जब आप पढ़ते थे, तो उससे आपको यह समझ में आता था कि यार किसान का बेसिकली परसेप्शन क्या है, किसान की आखिर क्या, किसान स्टेट को किस तरीके से देखता है, किसान जमींदार को किस तरीके से देखता है, और किसान की क्या अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं स्टेट के साथ में, वो क्या चाहता है कि स्टेट कितना फेयरनेस के साथ में उसको ट्रीट करे, और उसको क्या लगता है कि उसके साथ में फेयरनेस के साथ में ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सारी बातों के बारे में अब आपको किसान के पर्सपेक्टिव से पता चलता है इस तरीके के रिकॉर्ड्स में, जिसमें लड़ाई झगड़ों का काफी ज्यादा जिक्र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसानों ने अपने बारे में खुद कुछ नहीं लिखा या फिर कुछ अपना रिकॉर्ड वगैरह नहीं छोड़ा, क्योंकि मैक्सिमम किसान पढ़े लिखे होते ही नहीं थे और इस तरीके के रिटर्न रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद भी इस तरीके के जो सोर्सेज हैं जहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किसान अल्टीमेटली तलवारें या लठ वगैरह उठा रहे हैं और आपको जमींदारों को मार रहे हैं, स्टेट के ऑफिशियल से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सारी चीजें, इसमें आपको ये सवाल कि ये लड़ाई झगड़े हो क्यों रहे हैं, इससे ये समझ में आ जाता है कि किसान सबसे पहली चीज तो ये कि जमींदारों को और स्टेट को देखता कैसे है, वो उनसे क्या अपेक्षा रखता है, उसके साथ में क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली वो क्या उम्मीद करता है, उसके साथ कितना फेयरनेस के साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितना किया जा रहा है, और लास्ट बात कि आखिर उसने हथियार उठाया क्यों। इन सारी बातों से आपको उस टाइम पीरियड में किसानों के बारे में, एग्रीरियन सोसाइटी के बारे में, एग्रीरियन सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसी के बेसिस पे हम लोग प्रामाणिक तौर पर इस टाइम पीरियड का इतिहास लिख पाते हैं या लिख सकते हैं, या हम लोगों ने इसको लिखा है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो अब सब टॉपिक आता है उसका नाम है पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। अब यहाँ पर हम लोग किसान और उसकी ज़मीन, उसके बारे में बातचीत करेंगे। किसान जिनके पास ज़मीन होती थी तो कितनी होती थी, अगर ज़मीन एक से दूसरे हाथ में जाती थी तो कैसे जाती थी, अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है तो फिर उसकी क्या इक्वेशंस थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरे शब्दों में इस सब टॉपिक में हम लोग किसान और ज़मीन के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप आपको 16वीं-17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, वो हम लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर देखने वाले हैं। तो the term which Indo-Persian sources of Mughal period most frequently used to denote a peasant was rayat, plural riaya, and muazzarin। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, यहाँ से ये शब्द के ऊपर पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि आपका जो मुगल रिकॉर्ड्स हैं जनरली पर्शियन भाषा में रखे जाते थे, हम लोगों ने इनफैक्ट किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में पढ़ा भी है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि मुगल टाइम पीरियड में जो ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी वो हुआ करती थी पर्शियन। जैसे आज की तारीख में अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चलता। अब अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, बट इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता। सारी पढ़ाई लिखाई मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती है। तो जिस एक तरीके से आप, हालांकि ऐसा है नहीं कि कहीं पर लिखा हुआ हो, मगर एक तरीके से इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। उसी तरह से मुगलों के टाइम पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज बना दी गई थी और सारा आपका रिकॉर्ड हिसाब किताब पर्शियन लैंग्वेज में या फारसी भाषा में रखा जाता था। तो अगर आप इंडो पर्शियन सोर्सेज की बात कर लें, मुगलों का जो आपके जो सोर्सेज हैं उसकी बात कर लें, या मुगलों के अलावा भी अगर कोई दूसरे सोर्सेज हैं जो फारसी भाषा में लिखे जाते थे उसकी बात कर लें, तो किसानों को डिनोट करने के लिए किसान शब्द की, जैसे आज हम लोग किसानों को किसान बोलते हैं या फार्मर्स या पीजेंट्स बोलते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में किसानों को डिनोट करने के लिए जो सबसे कॉमन शब्द इस्तेमाल होता था उसका नाम था रायात। रायात या रायात, इसका प्लूरल हुआ करता था रियाया, रियाया। और या फिर दूसरा जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था मुजारियान, मुजारियन या मुजारियान, ये शब्द जो है इस्तेमाल हुआ करते थे। तो एक तो ये शब्द आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा दो शब्द आपको और देखने को मिलते हैं। एक है किसान जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा है आसामी। ये शब्द भी जो है इस्तेमाल होता है, उतना कॉमन नहीं है मगर इस्तेमाल होता है। आसामी शब्द जो है इसके मतलब थोड़े से बदल गए हैं। आज की तारीख में किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी आसामी शब्द बोला जाता है, मगर किसान शब्द उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। तो अपने को इंडो पर्शियन सोर्सेज में भी पता चलता है कि भाई किसान शब्द का इस्तेमाल और आसामी शब्द का इस्तेमाल और आपका
जारियान या फिर रायात या रियाया शब्द जो है ये कॉमनली इस्तेमाल किए जाते थे किसानों को डिनोट करने के लिए। अगर आप 17वीं सेंचुरी की बात करोगे, 17वीं सेंचुरी के जो सोर्सेज हैं, यानी कि सन 1601 से लेकर 1699 या 1700 के बीच में आपको जो सोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप इसकी बातचीत करोगे तो इसमें किसानों की दो वैरायटीज या दो कैटेगरीज मानी गई हैं, या दो कैटेगरीज में किसानों को डिवाइड किया जाता था। एक कैटेगरी का नाम था खुद खास्ता और एक का नाम था पही खास्ता। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसानों की दो कैटेगरी मानी गई है, पहला क्या है खुद खास्ता या खुद खस्ता, और दूसरा है पही खास्ता या पही खस्ता। खुद खस्ता का मतलब क्या है? खुद खस्ता का मतलब है ऐसे किसान जो अपने ही गांव में रह रहे हैं और अपनी जमीनों पर खेती किसानी कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि अपनी खुद की जो जमीन है अपने ही गांव में है और इसी में बैठकर वो खेती किसानी कर रहे हैं, ऐसे किसान। और पही खस्ता का मतलब क्या है? पही खस्ता वो किसान है जो किसी दूसरे गांव में जाकर आपका खेती किसानी कर रहे हैं, जमीन आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ले ली है किसी जमींदार से या किसी बड़े किसान से, और उस पर आप खेती किसानी कर रहे हो। अब जब पूरी आपकी फसल आएगी तो एक हिस्सा आपको जो जमीन का मालिक है उसे देना पड़ेगा, बाकी फिर आप अपने पास रख लोगे, या फिर आप मजदूरी कर रहे हो किसी के यहाँ जाके, इस तरीके की कंडीशन थी। तो इंपॉर्टेंट है, खुद खस्ता का मतलब क्या? खुद खस्ता का मतलब ऐसे किसान जो जिस गांव में हम जमीन है, एक तो उनकी खुद की जमीन है और वो उसी गांव के रेसिडेंट हैं और वो उसके ऊपर खेती किसानी कर रहे हैं। पही खस्ता का मतलब क्या? ये वो किसान है जो किसी दूसरे गांव में जाके खेती कर रहे हैं, वो नॉन रेसिडेंट है, और इसके अलावा या फिर ये है कि जमीन वगैरह जो है किसी दूसरे की आपकी कल्टीवेट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे के गांव में जाके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप आखिर अल्टीमेटली क्यों खेती किसानी करोगे? इसका जवाब ये है, या फिर इसको इस तरह से बोलूं कि किसान आपके पही खस्ता क्यों बनते थे, उसकी दो वजूहत होती थी। या तो आप अपनी इच्छा से पही खस्ता किसान बनते थे, यह हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में आपको जो रेंट वगैरह का सिस्टम हो वो ज्यादा फेवरेबल हो। लेट से अगर आपने 100 बोरे गेहूं किया है तो जो आपका जमीन का मालिक है वो उसमें से लेट से सिर्फ 20 बोरे गेहूं मांग रहा हो, और आपका जो स्टेट है उसको सिर्फ आपको 10 बोरे गेहूं देना पड़े, तो 70 बोरे आपके हो जाएंगे। लेट से आप जहां पे काम कर रहे हैं यहाँ पे आपकी एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही है, और दूसरा अगर इसके आसपास के किसी गांव में जाओगे तो पता चला कि 60 बोरे गेहूं जो है वो आपको देने ही पड़ जाएंगे और 40 आपके हाथ में आ रहे हैं। तो 40 बोरों की जगह 70 बोरे अगर आपके हाथ में आ रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव है। आपको सुनने में आया कि उस गांव में ऐसी व्यवस्था है कि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वहां पर जाओ तो ना टैक्स ज्यादा लगता है और ना वहां पे लोग उतना ज्यादा मांगते हैं। तो फिर आप वहां निकल गए इस चक्कर में कि वहां पे रेवेन्यू वगैरह जो है वो कंडीशंस फेवरेबल हैं एक दूर गांव में। एक तो ये आपकी कंडीशन हो सकती है कि बाय चॉइस आप जो है पही खस्ता किसान बने हो। दूसरा हो सकता है कि आप मजबूरी में पही खस्ता किसान बने हो, और दूसरा रीजन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट था, या ज्यादा बड़ी मात्रा में पही खस्ता किसान जो है आपको दूसरे रीजन के कारण ही देखने को मिलते थे। और वो दूसरा रीजन क्या होता था? मजबूरियां, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कंपल्शन। मजबूरी आपके सामने है और आपको करना ही पड़ रहा है। या तो यह है कि आपके खुद के गांव में अकाल पड़ गया है तो अब आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अगर हल चलाओगे तो भी फसल नहीं होने वाली है। एक तो यह है, एक तो अकाल आ गया, या तो ये हो सकता है, या फिर आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया, आपके ऊपर कर्जा इतना हो गया कि अब आपसे काम करते बन नहीं रहा, या तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी जगह पे जाके ज्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा ताकि यहां पे आके इसका कर्जा उतारा जा सके और जमीन बचाई जा सके। तो कंपल्शन या मजबूरी बेसिकली दूसरा फैक्टर था, और ये प्रोमिनेंट फैक्टर था। अगर 100 किसान पही खस्ता बनते थे तो 100 में से 90-95 की हालत यही थी कि मजबूरी सामने पड़ गई इसलिए होना पड़ रहा है। 5-1 किसान अब आपका अच्छा कहीं पे पता चला कि रेवेन्यू की व्यवस्था अच्छी है, वहां पे आपको ज्यादा मात्रा में आपकी उपज जो है रखने को मिलेगी, तो वो इकोनॉमिक रीजंस के चलते आपका जो है या चॉइस के चलते आपकी मर्जी से चले गए। मगर मैक्सिमम के साथ में यही था कि वो मजबूरी में काम कर रहे थे, वो मर्जी से नहीं जाते थे। ठीक है जी। और एक बात और है, नॉर्थ की खास तौर पे बात की जाए, साउथ में परिस्थितियां अलग हैं, मगर नॉर्थ की अगर खास तौर पे बात की जाए, यहां पर किसानों को, और मैं जनरल बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस होते हैं 100 में से 2-4 आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। नॉर्थ में आपको ऐसे किसान जनरली आपको ऑन एन एवरेज ऐसे देखने को मिलते थे जिनके पास में कभी भी आपके जो बैल थे वो एक जोड़ी से ज्यादा नहीं होते थे, और 2 से ज्यादा इनके पास में आपको हल देखने के लिए नहीं मिलते थे। और मैक्सिमम की हालत तो ये थी कि दो हल भी उनके पास में नहीं हुआ करते थे। 2 बैल भी अगर हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम किसानों की ये कहानी थी, जमींदारों की बात नहीं कर रहा हूं, और कुछ एक्सेप्शनल किसान होते थे 100 में से 2, 4, 5, 10 मिल जाए उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। मेजॉरिटी किसान 100 में से 90, 95, 80, 85 इस तरीके के किसानों की ये हालत थी। मरी हालत में आपके पास में 2 बैल नहीं होते थे और 2 से ज्यादा आपके पास में हल नहीं होते थे। कईयों की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास में ये भी नहीं होता था। इससे ये समझ में आता है कि किसानों की हालत आज ही खराब नहीं है, ये 200-300 साल पहले भी आपके छोटे मझौले किसानों की स्थिति में कोई खास बदलाव आपको देखने के लिए ऐसा समझ में नहीं आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसानों की परिस्थितियां ठीक तो नहीं थी। कुल मिला के इतना समझ में आ रहा है, छोटे मझौले किसानों की हालत बिल्कुल, आप ये भी नहीं बोलूंगा कि एकदम ही बहुत ज्यादा खराब थी, मगर हाँ किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक आपको देखने को नहीं मिल रही है। 2 बैल किसी के पास हो और 2 हल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। मेजॉरिटी आपके नॉर्थ के किसानों की स्थिति इसी तरीके की थी। अब
अब अलग अलग जगहों पे किसान संपन्न है, इसको लेकर किस तरीके के परसेप्शन से थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करते हैं। गुजरात के क्षेत्र की अगर आप बात कर लोगे, यहां पर अगर किसान के पास में 6 एकड़ के करीब जमीन है तो उसको खाता पीता किसान माना जाता था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर गुजरात के क्षेत्र में 6 एकड़ के आसपास जमीन है तो किसान ठीक ठाक माना जाता था, एफ्लुएंट माना जाता था, ठीक ठाक है, इसका ये चल रहा है, ये खाता पीता किसान है। बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां अगर आपके पास में 5 एकड़ भी जमीन है, 5 एकड़ तक मैक्सिमम अपर लिमिट, अगर 5 एकड़ तक जमीन है तो फिर आप मानोगे कि हाँ ये किसान ठीक ठाक है, या फिर आप इसको ये मान सकते हैं खाता पीता किसान है। अगर इसके पास 10 एकड़ तक जमीन आ जाती है तो फिर आप ये मानोगे कि अमीर किसान है, या फिर इसको रिच आसामी माना जाता था। आसामी किसान के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पहले आपको भी बताया था। तो आसामी शब्द हो गया या किसान शब्द हो गया, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होगा। मतलब 6 एकड़ तक जमीन है तो गुजरात में खाता पीता आसामी है, 5 एकड़ तक है अगर बंगाल में तो खाता पीता आसामी, और 10 एकड़ अगर निकल गई तब तो ये बड़ा आदमी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार, यार तुम तो बड़े आदमी हो गए, तो ये उसी लेवल पर आ जाता है कि ये बड़ा किसान माना जाने लगता था। ये परसेप्शन था इस वक्त में। कल्टीवेशन जो था प्रिंसिपली लैंड ओनरशिप के बेसिस पर होता था, यानी कि जिसकी जमीन है या तो वो खुद जोत रहा है, या फिर जिसकी जमीन है अगर उसने उसमें किसी और को लगवा रखा है तो भी उसको कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलेगा। तो प्राइमरीली आपको जो है कल्टीवेशन का प्रिंसिपल जो है वो लैंड ओनरशिप के ऊपर चलता हुआ समझ में आता है। जमीन आपकी है तो आप जोतोगे, नहीं तो किसी को दे दोगे और वो जोतेगा, और उसके बाद आप उसमें से, क्योंकि जमीन आपकी है, इसके बेसिस पर एक हिस्सा मांग लोगे। ठीक है जी, इसको कई बार बटाई शब्द भी बोलते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। द पीजेंट लैंड वेर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर्स। आप एक चीज और है, आज की तारीख में किसानों की जमीन, आपकी जो कृषि की जमीन है वो उस तरीके से नहीं बिकती जिस तरह से आप नॉर्मल प्रॉपर्टी या दूसरी जमीन बेच लेते हो। आज की तारीख में नियम कायदे अलग हैं, मगर जिस स्लॉट की या जिस टाइम पीरियड की हम लोग बातचीत कर रहे थे उस वक्त किसानों की जमीन उसी तरह से बिक जाती थी या उसी तरह से खरीदी जाती थी जिस तरह से दूसरी प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं। आप आए, आपने देखा, आपके बीच में हिसाब किताब बना, और आपने जो भी फिर उसके बाद में बनता है आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है कितने रुपए देंगे या जो भी है, उसमें आप जो है जमीन वगैरह ले लेते थे। उसी तरह से सोल्ड आउट हो जाती थी, सोल्ड इन सोल्ड आउट हो जाती थी, जिस तरह से आपकी दूसरी सामान या दूसरी चीजों को बेचा जाता था। तो ये आपके एग्रेरियन कंडीशंस और पीजेंट्स वगैरह की कहानियां चल रही थी। अब इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे आपका 19th सेंचुरी में जो डिस्क्रिप्शन था किसानों का, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद में इस डिस्क्रिप्शन को आप 17th सेंचुरी के किसानों के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो। उससे फिर ये कंक्लूजन निकालेंगे अल्टीमेटली कि लंबे वक्त में भी किसानों की परिस्थितियों में 100-100, 200-200, 300-300 सालों में कोई खास बदलाव आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिल रहा। अंपायर बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के पहले मुगल चले गए, मराठों का राइज आ गया, 50 चीज़ें हो गई, मगर किसानों की परिस्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा। अब द 19th सेंचुरी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीजेंट होल्डिंग इन दिल्ली आगरा रीजन वुड अप्लाई इक्वली टू 17th सेंचुरी। यानी कि अब आपको बेसिकली इसके बाद ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इसमें किसानों की स्थिति दिल्ली आगरा में या दिल्ली आगरा का जो क्षेत्र है उसमें कैसी है, 19th सेंचुरी का उसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। मतलब 1801 से लेके 1899 या 1900 के बीच में जो किसानों की परिस्थितियां थी उसका डिस्क्रिप्शन अभी आपको यहां पर इस पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा, जो अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है किसानों का अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, 17वीं शताब्दी के जो आपके किसान है, यानी कि 1601 से लेके 1699 या 1700 के बीच में जो किसान थे उनके ऊपर एग्जैक्टली इक्वली अप्लाई हो रहा है। यानी कि सन 1600 के किसान अगर सन 1800 के किसानों के साथ में एग्जैक्टली उन्हीं कंडीशंस में अगर उनको आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि 200-300 सालों में खेती किसानी में कोई खास तरक्की या बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। और ये स्टैग्नेशन है जो भारत के किसानों को ले डूबा, और आज तक हम लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। हमारी किसानों की ऐसी कमर तोड़ी गई है, इससे पर हम लोग अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। 70 सालों में बहुत कुछ किया है, मगर फिर भी वो सब होने के बाद भी किसानों की आत्महत्याएं जो नहीं रुक रही हैं, इसके पीछे यही वजह नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा नहीं कर पा रही। आपका हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन जो है, हिस्टोरिकल आपका जो स्टैग्नेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर 19वीं शताब्दी के किसान का डिस्क्रिप्शन 16वीं 17वीं शताब्दी के किसान के साथ में एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये क्लियर कट बात बताता है कि आपके साथ में कुछ बहुत रॉटन, कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत घिनौना हो रहा था, जिसको आप रोक नहीं पाए, या आपने रोकने की तरफ कोशिश नहीं करी, या किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। होते 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 परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि आज तक उनसे भारत 70-75 साल बाद भी निकल नहीं पा रहा। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की बनने की बातें हैं, किसानों की इनकम डबल करने की भी सारी चीजें हो रही हैं। सब होने के बाद में भी किसानों की जो परिस्थितियों में सुधार नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि स्ट्रक्चरली कई 100 साल में जो है परिस्थितियां खराब
हुई हैं। चले, तो जो बात लिखी हुई है कि 19वीं सेंचुरी में, अब इस यहां पर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा किसानों का 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1801 से लेकर 1899 1900 के बीच में। कौन से क्षेत्र के किसान है? दिल्ली आगरा के किसान है, उनकी बात हो रही है। मगर यही डिस्क्रिप्शन बराबरी से इक्वली जो है 17वीं शताब्दी में लागू हो सकता है। तो इसको देखते हैं। द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स यानी आसामीज हु प्लो अप द फील्ड मार्क द लिमिट ऑफ ईच फील्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन। वो किसान जो, या आसामी जिनकी जमीन है या जो खेती किसानी कर रहे हैं जिस जमीन के ऊपर, उस जमीन में अपनी लिमिट्स वगैरह जो है वो मार्क कर लेते हैं, यानी कि हर एक आपका खेत कितना बड़ा है वो उसकी लिमिट वगैरह को मार्क कर देते हैं। अब फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन, इससे होता यह है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपकी जो जमीन है वो कहां तक है, दूसरे को भी समझ में आ जाता है कि उसकी जमीन या उसकी हद कहां तक है, और ये डिमार्केशन वगैरह से क्लियर हो जाता है कहां तक किसको कितनी खेती करनी है, किसको नहीं करनी। विद बॉर्डर्स ऑफ रेज्ड अर्थ, ब्रिक एंड थॉर्न्स, सो दैट थाउजेंड्स ऑफ सच फील्ड में बी काउंटेड इन अ विलेज। अब ये डिमार्केशन कैसे किया जाता है? या तो आप किसानों, आप तो खेत के चारों तरफ मेड़ बना देते हो उसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर उठा के, या चारों तरफ आप कटीले तार वगैरह लगा देते हो, या फिर आप झाड़ जंगल लगा देते हो, आप कांटे वगैरह जो है वो लगा देते हो, या फिर कई बार आप ईंटें वगैरह लगा देते हो। इससे क्या होता है? डिमार्केशन हो जाता है। डिमार्केशन होने के बाद में अब एक बहुत बड़ी जमीन में अब कई सारे आपके खेत वगैरह बन गए, इस तरीके की हजारों जो फील्ड्स हैं, फिर उनकी काउंटिंग होती थी। अब हर एक की काउंटिंग होकर हर एक जो अब किसकी फील्ड किसके नाम पर उसका पट्टा चढ़ता था, उसके बाद में फिर उसकी जो उपज होती थी उसमें से फिर जो है शेयर बनता था जो उसको जाके देना पड़ता था, या फिर आपको पे करना पड़ता था टैक्स वगैरह। इस तरीके से जो है खेती किसानी की जा रही थी। यही व्यवस्था आपको 8वीं शताब्दी में देखने को, 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। यही व्यवस्था आपकी 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में लागू थी, या इसी तरीके की परिस्थितियां दिख रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां फिर वही बात आ जाती है कि अगर 200-300 सालों तक किसान इसी तरीके से खेती कर रहे थे, कोई खास बदलाव आ नहीं रहा था, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आखिर ये भाई लोग खेती कर कैसे रहे थे कि इनमें कोई बदलाव आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना यहां से रहेगा वो रहेगा इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। किस तरीके से खेती किसानी की जा रही थी, किस तरीके से आपकी यहां पे कृषि वगैरह की व्यवस्था थी, कैसे ये सारी चीजें हो रही थी, अब उसके बारे में हम लोग यहां से। तो इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को ये तो देखना ही है कि किसान इस टाइम पीरियड में खेती कैसे करते थे। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि जो खेती की जाती थी उसमें क्या उगाया जा रहा था, और बाकी सारे फैक्टर्स उससे जो रिलेटेड है वो भी बातचीत हम लोग इसमें करेंगे। तो पहला पॉइंट है द अबेंडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर एंड द मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स वेर द 3 फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये कि भारत में भले ही एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, उसकी टेक्नोलॉजीज में कोई खास बदलाव या फिर आपको तरीका जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता तो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, मगर फिर भी एग्रीकल्चर में आप एक्सपेंशन देख रहे थे, यानी कि जितनी जमीन पर पिछले साल तक एग्रीकल्चर हो रहा था उससे थोड़ी ज्यादा जमीन पर इस साल हो रहा है, अगले साल जितनी जमीन पर इस साल हुआ उससे थोड़ा ज्यादा जमीन पर होगा। तो ये एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा था। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज बदल नहीं रही, वो स्टैग्नेंट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इंप्रूवमेंट उसमें आ नहीं रहा, तो फिर उसमें लगातार इतना एक्सपेंशन आपको क्यों देखने को मिल रहा है? इसके पीछे प्राइमरीली 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहला तो ये कि भारत में या हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जमीन की कोई कमी कभी रही नहीं है। जमीन जो है इसकी अबेंडेंस हमेशा से रही। तो पहला पॉइंट कि भाई जमीन वगैरह की कोई कमी नहीं है। उसके बाद में फिर पॉपुलेशन की बात कर ली जाए स्पेसिफिकली या स्पेशली नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार या गैंगेटिक वैली का जो पार्ट है कम से कम उसकी बात कर ली जाए, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, तो लेबर वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है तो आपको लेबर वगैरह भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद में पीजेंट्स वगैरह जो हैं उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। हमने इसके पहले थोड़ी देर देखा ही था, थोड़ी देर पहले, कि आपका जो पीजेंट्स वगैरह हैं वो या तो अपनी जमीन पे खुद काम करते थे या फिर वो किसी दूसरे की जमीन पर जाके काम किया करते थे। तो पॉइंट ये है कि एक से दूसरे गांव आपके किसान वगैरह जो है उनको मोबिलाइज किया जा सकता था। तो इन 3 फैक्टर्स के कारण, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको टेक्नोलॉजिकली देखने को नहीं मिल रहा था, फिर भी आपका एग्रीकल्चर जो है उसमें लगातार कांस्टेंट एक्सपेंशन हुए चले जा रहा था। आपका एक्सपेंशन जो है एग्रीकल्चर में हुए चले जा रहा था, और एग्रीकल्चर कम से कम अगर आप एरिया या रकबे के हिसाब से देखोगे तो जितने इलाके में हो रहा था, साल दर साल या दशक दर दशक बढ़ रहा था। सिंस द प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इज टू फीड पीपल, बेसिक स्टेपल्स सच एज राइस, व्हीट और मिलेट्स वेर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि अब आप कृषि कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको अपने लोगों को खिलाना है, आपको अपना पेट भरना है, आपको अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को जो है अपने जीवन को चालू रखना है। तो खाना पड़ेगा, उसके बिना काम बनेगा नहीं। तो प्राइमरी फोकस जो था एग्रीकल्चर करने का, व्यापार और बाकी सारी चीजें सब बाद में आता था। सबसे प्राइमरी
फोकस वो आदिकाल से यही चला आ रहा है, वो ये है कि हमको अपने लोगों को फीड करना है, हमें अपने लोगों को खिलाना है, इसलिए एग्रीकल्चर या कृषि करना जरूरी है। मतलब ये या फिर नतीजा ये कि जो बेसिक स्टेपल्स होते हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलता, जिनके बिना हिंदुस्तानी थाली पूरी नहीं होती, चावल हो गया, वीट हो गया, या फिर आपके जो मिलेट्स वगैरह हो गए, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में कल्टीवेट किया जाता था। दूसरे क्रॉप्स वगैरह भी कल्टीवेट होते थे, आपका शुगर केन हो रहा है, कॉटन की भी थोड़ी बहुत जो है कल्टीवेशन होता था, सब होता था, मगर बड़े पैमाने पर अगर आप बात करोगे तो गेहूं चावल उगाया जाता था, क्योंकि आपने को अल्टीमेटली अपना पेट पालना है, और हिंदुस्तान में खाना बनेगा तो या तो उसमें चावल बनेंगे या उसमें रोटी बनेगी या दोनों बनेंगे, तो उसके लिए आपको गेहूं चावल दोनों उगाना पड़ेगा। तो सबसे प्राइमरीली जिन चीज़ों को उगाया जाता था वो थे आपके बेसिक स्टेपल्स वगैरह, जिसमें राइस, वीट्स, मिलेट्स, इसके अलावा आपकी पल्सेस और इस तरीके की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। एरिया विच रिसीव 40 इंचेस or more of rainfall a year were generally rice producing zones followed by wheat and millets corresponding to a descending scale of precipitation। पहली बात तो ये कि precipitation का मतलब क्या होता है। वैसे तो precipitation का मतलब होता है कि अगर आसमान से जमीन तक पानी किसी भी फॉर्म में आता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में अगर आता है तो उसको precipitation बोलते हैं। बट आम जनमानस की भाषा के लिए या समझने के लिए आसानी हो, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में अगर बात करनी है, precipitation का मतलब आप बारिश समझकर चल सकते हो। वैसे इसका टेक्निकल मतलब बारिश नहीं है, इसके अलावा अगर ओले की वृष्टि भी होगी तो वो भी प्रेसिपिटेशन में गिना जाता है। बट क्योंकि हिंदुस्तान में जनरली मेजर इलाके में पानी ही आता है जमीन पर आसमान से, तो हम लोग प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश लेकर चलेंगे। तो पॉइंट यह है कि हर वो जगह इंडिया में जहां पर बारिश या प्रेसिपिटेशन 40 इंच या उससे ज्यादा हो रहा था, या इस तरह से बोलूं कि हर साल अगर कहीं कोई ऐसी जगह थी हिंदुस्तान में जहां 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहां पर जनरली चावल उगाए जाते थे, या फिर वो क्षेत्र जो थे ट्रेडिशनली राइस प्रोड्यूसिंग जोन्स के तौर पर निकल कर आए थे। अब वो जगह जहां पे 40 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन की 38 हो रही है, 35 हो रही है, 30 हो रही है, 32 हो रही है, 25 हो रही है, जैसा भी है, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी जगह है, उन इलाकों में फिर आपका या तो गेहूं उगाया जाता था या फिर आपके मिलेट्स वगैरह उगाए जाते थे। जैसे जैसे मतलब यह है कि आपका जो प्रेसिपिटेशन है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, अकॉर्डिंगली आपका जो कल्टीवेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान में कल्टीवेशन का पैटर्न किस पर डिपेंड करता था? सिंचाई वगैरह आने के पहले, इनफैक्ट आज भी करता है, मगर अब तो खैर सिंचाई की व्यवस्था ठीक है। कल्टीवेशन का जो पैटर्न था मेजर डिपेंड करता था आपके रेनफॉल पे, या फिर इस तरह से बोलूंगी मानसून के ऊपर। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मानसून जो है दैट रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज दे आर इवन टुडे। तो ये बात तो खैर अब इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। आज की तारीख में भी अगर मानसून अच्छा आता है तो फसल अच्छी होती है, मानसून अच्छा नहीं आता तो खेती किसानी आपकी खराब हो जाती है। ये चीज आज भी आप खबरों में पढ़ते हैं। तो आज की तारीख में इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जब इरिगेशन में और बाकी सारी चीजों में इतना काम हो गया, उसके बाद भी वही नाटक चल रहा है। तो उस जमाने में जब बारिश के ऊपर ही आप डिपेंड करते थे, तब तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पूरी की पूरी कृषि जो है उसी के ऊपर डिपेंड करती थी। आपका खेती होगी या नहीं होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, फसल अच्छी बढ़िया बनेगी या बर्बाद हो जाएगी, डिपेंड किस पे करता था? मॉनसून के ऊपर। तो मॉनसून जो था वो हिंदुस्तान की खेती किसानी का, कृषि का बैकबोन हुआ करता था। बट देयर वेर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर। मगर अब ऐसे भी क्रॉप्स होते थे जिनमें बारिश के अलावा और आपको एडिशनल वाटर वगैरह की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए फिर आपको आर्टिफिशियल सिस्टम लगाना पड़ता था इरिगेशन वगैरह का। जैसे यहां पर अब ये लगा हुआ है, इरिगेशन वगैरह के लिए आपने इरिगेटिंग व्हील वगैरह लगा रखा है। इस तरीके के इरिगेशन सिस्टम्स आपको वहां पे लगाने पड़ते हैं जहां पे आपने जो क्रॉप लगाया है उसमें सिर्फ आपको बारिश से काम नहीं चलेगा, आपको एडिशनली और पानी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे भी कई सारे क्रॉप्स लगाए जाते थे। अब वहां पे क्योंकि और पानी चाहिए तो फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन वगैरह जो है बनाया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, और सिंचाई की व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपको लगाना पड़ते थे। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह अब लगेंगे, तो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लगवाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। सिंचाई अगर होती है या करवानी है तो आपको बेसिकली पानी की जरूरत है। पानी उस वक्त बोरवेल तो होते नहीं थे कि आपने ट्यूबवेल खोद दिया और जमीन से पानी निकाल लिया उस टाइम मोटर वगैरह डाल के। तो उस टाइम पीरियड में यह था कि जहां कहीं पे भी आपका सुदूर अगर नदी या कोई अगर तालाब है तो वहां से आपको एक नहर काटना पड़ती थी, उससे फिर पानी आता था, उसमें फिर आपको वेलोसिटी वगैरह जनरेट कर उसको चैनलाइज करना पड़ता था खेतों की तरफ में। अब ये सारा काम करने के लिए नहर काटना और इसके सारी चीजें करने के लिए पैसा लगता है बहुत बड़ी मात्रा में। ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे किसानों की बस की बात तो थी नहीं। पूरे के पूरे गांव भी अगर चंदा इकट्ठा कर लें तो भी उनसे नहीं हो पाएगा। आपको
अगर ये काम करवाना है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स अगर आपको लगवाने हैं तो वो सरकार के ही बस की बात है, क्योंकि पैसा मैसिवली बड़े अमाउंट में लगने वाला है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन वगैरह लगाने हैं, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी स्टेट सपोर्ट की, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। जैसे नॉर्थन इंडिया की बात कर ली जाए तो वहां पे स्टेट या फिर आपको जो प्रशासन था उसने नए कैनल्स या नई नहर वगैरह बनाई, नई नहर काटी, जिसकी मदद से फिर पानी लाया गया और उसकी मदद से फिर आपने एग्रीकल्चर वगैरह किया। कई जगहों पे पहले से एग्जिस्टिंग अगर आपकी नहर वगैरह है, जैसे शाह नहर करके एक नहर थी पंजाब में, उसको फिर आपका रिपेयर वगैरह करवाया गया, ठीक करवाया गया, शाहजहां के टाइम पीरियड में उसको रिपेयर करवाया गया। इस तरीके की चीजें भी जो है आपको देखने के लिए मिलती रही हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोगों को आपका जो आईने अकबरी, नॉट आईने अकबरी, बाबरनामा जो है हमारे यहां पर जो बाबरनामा है उसमें हमको इरिगेशन के जो डिवाइसेस वगैरह थे, इरिगेटिंग डिवाइसेस वगैरह की क्या व्यवस्था थी, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन वगैरह किया था नॉर्थन इंडिया में, उसके बारे में हमको एक जिक्र मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसके बाद में फिर आईने अकबरी में भी इनका जो जिक्र आता है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करना है। चले देखते हैं इसे। तो ये जो ब्लॉक है इसका नाम है इरिगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स। बाबरनामा में अपने को इसका जिक्र मिलता है जब बाबर यहाँ पर आया था और उसने फिर जो भी किया यहाँ पे, इस बीच में जब वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में गया तब एग्रीकल्चर के बारे में उसका जो ऑब्जर्वेशन था और उसने जो चीज़ों को लिखा है उसका एक एक्सर्प्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बाबरनामा दैट डिस्क्राइब द इरिगेशन डिवाइसेस द एम्परर ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थन इंडिया। तो इरिगेशन के जो डिवाइसेस बाबर ने ऑब्जर्व किए थे नॉर्थ इंडिया में, उनके बारे में अब अपने को थोड़ा सा बातचीत करनी है। तो ये लिखते हैं द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान कंट्री इज सिचुएटेड ऑन लेवल लैंड, यानी कि हिंदुस्तान जो देश है इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मैदानी भाग है, उसमें जमीन में उबड़ खाबड़ता नहीं है, वो एक फ्लैट जमीन आपको देखने को मिलती है, मैदानी इलाके देखने को मिलते हैं। मैनी दो इट्स टाउन्स एंड कल्टिवेटेड लैंड्स आर इट नोवेयर हैज रनिंग वाटर्स। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं कि इसके बहुत से शहरों में और बहुत से ऐसी जगह पे जहां पे कल्टीवेशन वगैरह होता है वहां पे आपको बहता हुआ पानी इसके आसपास कहीं देखने को नहीं मिलता। फॉर वाटर इज नॉट एट ऑल ए नेसेसिटी इन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स, क्योंकि इनका मानना यह है कि आपका जो पानी है वो एक बहुत प्राइमरी नेसेसिटी नहीं है आपके क्रॉप्स को उगाने में और ऑर्चार्ड्स वगैरह जो है आपके बाग वगैरह लगाने में। हालांकि ऐसा है नहीं, पानी के बिना काम नहीं चलता, मगर ऐसा भी नहीं कि आपको रोज रोज पानी देना पड़ रहा हो। तो ये यहाँ पे ये नहीं कहना चाहते कि बिना पानी के आप यहाँ पे सारी चीजें कर रहे हो। इनका कहना यह है कि रोज रोज आपको क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। और जहां पे कल्टीवेशन वगैरह इन्होंने होते हुए देखा, कई जगहों पर आपको रनिंग वाटर वगैरह देखने को नहीं मिलता। आगे लिखते हैं ऑटम क्रॉप्स ग्रो बाय द डाउनपोर ऑफ द रेन्स देमसेल्फ। ऑटम के महीने में जो आपके क्रॉप्स वगैरह लगाए जाते हैं, क्योंकि बारिश जो आती है बारिश की मदद से ही जो है उनको पानी मिल जाता है और वो उसी में उग जाते हैं। एंड स्ट्रेंज इज दैट द स्प्रिंग क्रॉप्स ग्रो इवन व्हेन देयर इज नो रेनफॉल्स। और इसके बाद इनको इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि स्प्रिंग के टाइम पीरियड में जो आपके क्रॉप्स वगैरह लगाए जाते हैं वो तब भी उग जाते हैं जब बारिश नहीं हो रही होती है। हाउएवर टू यंग ट्रीज वाटर इज मेड टू फ्लो बाय मींस ऑफ बकेट्स और व्हील्स। मगर ये जरूर बताया इन्होंने कि अगर आपने कहीं पे कुछ पेड़ वगैरह लगाए या फिर कोई छोटे मोटे पेड़ हैं या बड़ी होती हुई आपकी अगर आपके पेड़ वगैरह हैं तो उसमें आपको पानी देना पड़ेगा। वो पानी देने के लिए या तो बकेट्स का इस्तेमाल करते थे या व्हील्स का इस्तेमाल करते थे। व्हील्स क्या है अभी उसका जिक्र आगे आएगा। चल इसके आगे अब ये आगे बढ़ते हैं। इन लाहौर दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर करके दो जगहों की बात की जा रही है। लाहौर तो खैर फेमस है, दीपालपुर आपने इतना नहीं सुना होगा। ये दोनों आज की तारीख में कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में है। तो हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए लाहौर और दीपालपुर ये दोनों जगह पाकिस्तान में है। इसके बारे में ये कहते हैं इन लाहौर एंड दीपालपुर एंड दोज अदर पार्ट्स पीपल वाटर बाय मींस ऑफ अ व्हील। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है फिलहाल का, उसकी बातचीत हो रही है कि ये इलाकों में लोग जो है एक व्हील की मदद से आपका पानी वगैरह जो है उसको निकालते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। पीपल वाटर बाय मींस ऑफ अ व्हील। दे मेक 2 सर्कल्स ऑफ रोप लॉन्ग इनफ टू सूट द डेप्थ ऑफ व्हील, फिक्स strips of wood between them, and on these fastened pitchers the rope with the wood and the attached pitchers are put over the wheel. Well, at one end of the wheel axle, a second wheel is fixed, and close to it another on an upright axle. The last wheel the bullock turns, its teeth catch in the teeth of the second wheel, and thus the wheel with the pitcher is turned. A trough is set where water empties from the pitchers, and from this water is conveyed everywhere. अब ये इन्होंने एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें बेसिकली किया ये जा रहा है कि पानी वगैरह निकालने की आपका जो
कुएं से पानी निकालने की जो व्यवस्था है उसको समझाया गया। अब अगर मैं आपको ये ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं पहले और उसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि दो व्हील आपने बनाए, एक यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है। अब ये जो दो व्हील्स हैं ये एक सेट है और एक आपका एक ये व्हील का सेट यहाँ पे आपने बनाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर ये एक व्हील और ये जो दूसरा व्हील है इसके टीथ्स आपस में जो है मैच कर रहे हैं। अब आप जब इसको चलाते हो बैलों की मदद से तो ये वाला व्हील घूमता है, क्योंकि उसके टीथ्स इसके साथ में मैच हैं तो फिर वो ये वाले व्हील को घुमाते हैं। इसके साथ में आपने एक रॉड अटैच कर रखी है और इस रॉड को आपने एक और बड़े वाले व्हील के साथ में अटैच किया हुआ है जिसके ऊपर आपने रस्सियां डाली हुई है, ठीक है। अब जब ये रॉड घूमती है तो फिर वो अपने साथ में इस व्हील को घुमाती है और इस व्हील के ऊपर आपने रस्सियां डाल रखी हैं, तो ये रस्सियां वगैरह जो हैं इसकी मदद से बकेट्स वगैरह जो है नीचे से जाके पानी वगैरह निकाल कर लाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक तरपाल जैसा रखा हुआ है, इसमें जो है ये आपका पानी वगैरह एम्प्टी करती हैं और वो पानी फिर यहाँ से बहता हुआ जहाँ पे भी आप लेकर जाना चाहते हो जा सकते हो। या तो ये जनरली वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक बहती हुई नहर वगैरह जो है बनाई गई है, तो ये व्हील लगातार घूमता जाता है, नीचे से पानी उठाता है और जब ऊपर आता है तो उसमें खाली कर देता है और इस तरीके से व्यवस्था चलती है। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने दो व्हील्स एक साथ जोड़ रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये जो व्हील है इससे आपने एक रॉड बना के ये जोड़ रखी है यहाँ पे इस तरीके से। इसके ऊपर आपने ये बड़ा सा व्हील यूं माउंट कर रखा है और इसमें आपने बकेट्स वगैरह बना रखी हैं। बीच में आपने यहाँ पर जो है एक कलेक्शन के लिए आपने एक बॉक्स वगैरह कह सकते हैं रखा हुआ है और यहाँ से पानी जो है फ्लो करके आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। तो ये जो पूरी चीज यहाँ पे बाबरनामा में एक्सप्लेन की गई है वो मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या किया जा रहा है, यहाँ पर दो व्हील्स हैं जो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। अटैच इन सेंस ये कि इसके टीथ्स वगैरह और इसके टीथ्स वगैरह मैच करते हैं। इससे आपने एक रॉड निकाल रखी है और इस रॉड के ऊपर आपने ये बड़ा वाला व्हील जो है वो माउंट कर रखा है। बीच में आपने वाटर के कलेक्शन के लिए एक बड़ा सा टब वगैरह रखा हुआ है और नीचे से आपका पानी जो है बहता हुआ जा रहा है। अब जब यहाँ पे ये बंदा बैलों को घुमा रहा है जो इस बड़े वाले व्हील के साथ में कनेक्टेड है, तो इसके घूमने के कारण आपका ये व्हील के साथ में ये व्हील अटैच्ड है तो फिर ये घूमने लगता है। ये व्हील जो है जो बैलों के साथ अटैच्ड है वो ऐसे घूम रहा है, इसके साथ में जो ये वाला व्हील अटैच्ड है फिर वो ऐसे घूमने लगता है। उसके घूमने के कारण ये जो सर्कुलर मोशन है वो इस पर्टिकुलर व्हील को ट्रांसफर होता है और ये सर्कुलर मोशन के कारण ये बड़ा वाला व्हील घूमने लगता है, क्योंकि नीचे से पानी बहता हुआ जा रहा है और इस बड़े वाली व्हील के ऊपर आपकी बकेट्स बनी हुई हैं। तो जैसे ये नीचे से आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से वो पानी उठाएगा और ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर तक आते आते वो लगभग उल्टी पोजीशन में आ जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण वो सारा का सारा पानी यहाँ गिरेगा और वो बहते हुए इकट्ठा, या तो आप उसको बंद करके यहाँ पे इकट्ठा कर लो या फिर यहाँ से जहां पे भी आपको चैनलाइज करना है वहां पे लगा दो, तो सारा का सारा पानी ये बहते हुए जाता रहेगा। इस तरीके की व्यवस्था वगैरह उन्होंने यहाँ पे बताई थी। चले, तो ये जो है सेकंड वाला आपका जो ब्लॉक है उसका एक्सप्लेनेशन है। आगे ये कहते हैं इन आगरा, चंदावर, बयाना ऑल इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यानी कि ये आगरे की बात की गई है, चंदावर और बयाना करके दो जगह हैं, इनकी बात की गई है जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के इलाके में है। एंड दोज पार्ट्स अगेन पीपल वाटर विद अ बकेट। बाकी अब ये जो इलाके हैं और इसके आसपास के इलाकों में लोग जो हैं ये व्यवस्था व्हील वाली व्यवस्था इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर ये लोग पानी वगैरह जो है बाल्टियों में भर भर कर लाते हैं और उसकी मदद से वाटरिंग करते हैं। ऑल द well edge they set up a fork of wood having a roller adjust between the forks, tie a rope to the large bucket, put the rope over the roller and tie its other end to the bullock. One person must drive the bullock, another empty the bullock. यहाँ पर भी लगभग इसी तरीके की व्यवस्था है, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी एक को जो है बुलक चलाना पड़ता है, दूसरा जो है उसकी दूसरे अब इसके चलने के कारण आपका जो ये व्हील है वो छोटा हो जाता है और उसकी रस्सियाँ नीचे तक आपका वेल वगैरह में जाती हैं। वहाँ से फिर जो बाल्टी ऊपर की तरफ उठकर आती है आपको निकाल कर खाली करना पड़ती है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा था, यहाँ पर आपको निकाल कर खाली करना पड़ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। तो अपने को कुल मिला के यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एग्रीकल्चर जिस तरीके से आपका नॉर्थ इंडिया में के इन इलाकों में हो रहा था या फिर हिंदुस्तान में इस वक्त में जो एग्रीकल्चर चल रहा था, ये लेबर इंटेंसिव तो बहुत था, यानी कि इसमें लोगों को अपनी तरफ से श्रम या शक्ति बहुत लगाना पड़ती थी। जैसे आज की तारीख में है कि किसानों को ट्रैक्टर दे दिए हैं, तो ट्रैक्टर की मदद से मैं ये नहीं कहता कि खेती किसानी आसान हो गई है, मगर पहले की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत हो गई है। आज भी अगर आप कृषि कर रहे हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपका एफर्ट वाला काम होता है और किसानी बहुत मतलब वो बेसिकली अगर आप बचपन से इन सारी चीज़ों में नहीं लगे हो तो किसानी करना किसी के बस की बात नहीं होती है। एक दिन दो दिन में आपके हाथ पैर जवाब दे जाए, इतना मुश्किल काम होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेती किसानी आसान हो गई आज की तारीख में, मुश्किल काम है, बस पहले की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सहूलियत हो गई है। जैसे आज ट्रैक्टर वगैरह हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा तो मिला है। इस टाइम पीरियड में जब आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो था आज की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर इंटेंसिव था। मतलब आज जितना श्रम अपने
अपने को करना पड़ता है, अपने किसानों को करना पड़ता है, उससे ज़्यादा श्रम जो है उस टाइम पीरियड में करना पड़ता था। मगर फिर भी जो भी आपका थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजीज़ वगैरह थी उस वक्त में किसानों के पास में, या जो टेक्नोलॉजी के नाम पर जो भी चीज़ें अवेलेबल थी सहूलियत के हिसाब से या सस्ते में मिल जाती थी, उनका इस्तेमाल किसान किया करते थे। तो ये बात थी कि ऑल्दो एग्रीकल्चर वॉज लेबर इंटेंसिव, पीजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजीज दैट ऑफन हार्नेस्ड कैटल एनर्जी। तो जहाँ जहाँ पर आपके गाय या फिर आपके जो पशु वगैरह हैं, आपके वो सारे पशु जो कृषि में इस्तेमाल होते हैं, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर कई जगहों पे किसान जो हैं उन्होंने जो भी मतलब वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते थे, इनकी एनर्जी हार्नेस करके उनका इस्तेमाल किया गया। सबसे क्लासिक एग्जांपल है हल चलाना। जैसे कि एक आपका लकड़ी का हल है जिसकी फोटोग्राफ भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इसको ये थोड़ा सा हल्का भी होता है, तो इसको आप बैलों के ऊपर या आपके जो पशु वगैरह हैं उनके ऊपर रख कर असेंबल कर सकते हो। और इनमें नीचे की तरफ में जो है आयरन टिप वगैरह लगी होती है। जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये जो आखिरी का हिस्सा है वो आपका लोहे का बना हुआ है। बाकी मेजर जो आपका हल है वो आप बनाते हो लकड़ी का, जिससे कि हल्का रहे और पशु के ऊपर रखने पर उसके ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े और वो ज़्यादा वजन महसूस ना करे। ठीक है जी। अब इस हल की खासियत ये होती थी, इसका जो डिज़ाइन है इस तरीके से किया जाता था कि जब पशु के ऊपर, जब बैलों के ऊपर रखकर आप इसको चलाते थे खेतों में, तो इसके कारण जो आपकी मीड़, आपका जो उसमें जोतने के बाद में जो लकीरें पड़ती हैं, जो छोटे छोटे आपके वो जो चैनल्स बनते हैं जिनको हम लोग फरोज बोलते हैं, ये फरोज कभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किसानों के हल हिंदुस्तान में उस टाइम पीरियड में ऐसे हुआ करते थे, एक तो लकड़ी के इसलिए बनाए जाते थे प्राइमरीली ताकि वो हल्के पड़े, आपके जो पशु है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन ना आए। अब तो क्या ट्रैक्टर वगैरह की मदद से हम लोग कर लेते हैं तो उसमें इतना कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर तब की ये कहानी हुआ करती थी। अब यहां पर इसमें जो आखिरी में आपने एक आयरन की टिप दे रखी है या इसको काउंटर बोल रखा है, इसकी मदद से जब हल चलता था तो ये जो आयरन की टिप है ये खेत में या जमीन में जो है आपकी वो चैनल्स वगैरह बनाती हुई जा रही है, जिनको हम लोग फरोज वगैरह बोलते थे। ठीक है जी। अब खासियत इन हलों की ये होती थी, इनकी डिजाइन या इनका शेप इस तरह से किया जाता था, इनको इस तरह से बनाया जाता था कि ये जो फरोज वगैरह बन के आने वाले हैं, ये जो आपके चैनल्स वगैरह बनने वाले हैं जिसमें अल्टीमेटली आपको बीज डालना है, ये बहुत ज्यादा गहरे नहीं बनते थे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहरे नहीं बनते थे तो इसके कारण होता यह था कि इसमें मॉइस्चर वगैरह जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रिजर्व हो जाता था। और खास तौर पर जो आपके गर्मी के मौसम आते थे, गर्मी के महीने आते थे जिनमें बहुत गर्मी पड़ती थी, उसमें भी आपकी जमीन के अंदर थोड़ी बहुत नमी जो है बची रहती थी, जिससे आपके बीज अगर अंकुरित हो गए हैं तो फिर वो मरे नहीं गर्मी में और वो नीचे से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर वगैरह लेते रहे, क्योंकि पानी की ऐसा इरिगेशन की व्यवस्था आपको हर जगह देखने को मिलती नहीं थी। तो पॉइंट ये है कहने का कि कुल मिलाकर जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह इनके पास में थी उसका इस्तेमाल वगैरह किया जा रहा था। अ ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जायंट ऑक्सन वाज यूज्ड टू प्लांट सीड्स, बट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स वाज द मोस्ट प्रिवेलेंट मेथड। कई लोग ये था कि एक बड़े से बैल का इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर एक ड्रिल रखते थे और उसकी मदद से आपके जो यहाँ पे आपका जो बीज वगैरह है उनको प्लांट किया जाता था, उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था। बट कई लोग जो है एक तो ये तरीका इस्तेमाल करने लगे थे कि आपने एक ड्रिल रखा एक बैल के ऊपर और उसकी मदद से जो है आप बीज वगैरह डालते चले जा रहे हो, मगर कई लोग सिर्फ उनको यूं उठा के यूं फेंका करते थे या ब्रॉडकास्ट किया करते थे, जिससे कि वो सारे के सारे आपके खेत में पड़ जाएं। तो ब्रॉडकास्टिंग का मेथड जो था प्रीवेलेंट था, मगर कई लोग आपका दूसरे भी तरीकों का इस्तेमाल करने लगे थे। होइंग एंड वीडिंग वर डन साइमल्टेनियसली यूजिंग अ नैरो आयरन ब्लेड विद अ स्मॉल वुडन हैंडल। होइंग और वीडिंग का मतलब यह है फावड़ा चलाना या गेती चलाना, और आपका जो खरपतवार उगकर आ जाती है, जो वीड्स वगैरह उगकर आ जाते हैं, उनको हटाने का काम, ये दोनों काम साथ में किए जाते थे। इस तरीके से आपकी खेती में कुछ प्राइमरी चीजें थी। अब यहां पर हम लोगों ने एक बात देखी थी कि इंपॉर्टेंट तौर पर जो आपके क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते थे वो वाले क्रॉप्स थे जिनका इस्तेमाल आपको अपने खाने में करना है। मेजर तौर पर आपका गेहूं चावल सबसे बड़ी मात्रा में उगाए जाते थे। इसी बीच में एक नए तरीके का क्रॉप आया और उसने हिंदुस्तान को फिर वो हिंदुस्तान में छा गया और बड़े लेवल पर उसकी भी जो है खेती वगैरह होने लगी, आज तक होती है। कैश क्रॉप के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसने बड़े लेवल पर जो है लोगों को लत भी लगवाई और उनकी जानें भी गई। थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। जवाब है कि कौन सा क्रॉप है? तंबाकू। तंबाकू किस तरह से हिंदुस्तान में आया और कैसे स्प्रेड हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है वो रहने वाली है द स्प्रेड ऑफ टोबैको। तो ये जो ब्लॉक है एनसीईआरटी में दिया गया था इस हेडिंग के नाम से, द स्प्रेड ऑफ टोबैको, तो वही ब्लॉक मैंने जसकतस आप लोगों के साथ में स्लाइड में शेयर किया हुआ है। अब इसमें अपन लोग ये देखेंगे कि तंबाकू वगैरह जो है किस तरीके से इसका स्प्रेड हुआ था। तो ये जो तंबाकू का प्लांट था, इट अराइव्ड फर्स्ट इन डेक्कन। याद रखिएगा, टोबैको सबसे पहले कहाँ पर आया था? दक्कन के इलाकों में आया था। टोबैको सब क्योंकि पुर्तगाली अपने साथ में लेकर आए थे और नीचे के इलाकों में उनका थोड़ा बहुत प्रभाव था, तो टोबैको जो है वो पुर्तगालियों की देन है हिंदुस्तान को, वो अपने साथ लेकर आए थे। और नीचे क्योंकि दक्कन के इलाकों में वो लोग एक्टिव थे तो
उन्हीं के टाइम पीरियड में ये प्लांट उनके साथ में आया था। द प्लांट विच फर्स्ट अराइव्ड इन डेक्कन स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, यानी कि सन 1601 से लेकर 1699 या 1700 के जो 100 साल है उसकी बात हो रही है। इसके जो शुरुआती ईयर्स हैं या शुरुआती दशक हैं, 1610 हो गया, 1620 हो गया, इस टाइम पीरियड में जो है आपकी तंबाकू फैलती चली गई और एक नॉर्थ इंडिया के इलाकों में इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलती है। मतलब दक्कन के इलाकों में तो ये पहले आ गई थी, 15वीं शताब्दी वगैरह में आ गई थी, मगर 16वीं शताब्दी में तो ये आ गई थी, मगर 17वीं शताब्दी लगते लगते नॉर्थ के इलाकों में भी तंबाकू जो है फैलने लगी, तंबाकू का जो प्रोडक्शन है वो होने लगा। द आईन अकबरी को हमने यहाँ पे शॉर्ट में आइन लिखा हुआ है। द आइन डज नॉट मेंशन टोबैको इन द लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स इन नॉर्थर्न इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईन अकबरी में जो आपके क्रॉप्स की लिस्ट दी गई है जिनको उगाया जाता था नॉर्थ में, उसमें तंबाकू का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं आता। अकबर एंड हिज नोबल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। अकबर को पहली बार तंबाकू के बारे में कब पता चला? 1604 में। अकबर और उसके नोबल्स वगैरह 1604 में उनको पता चलता है कि तंबाकू नाम की भी कोई चीज होती है। एट दिस टाइम स्मोकिंग टोबैको इन हुक्कास और चिलम्स सीम टू हैव कॉट अप इन ऑन इन अ बिग वे। अब इस वक्त तक हुआ यह था कि तंबाकू को स्मोक करना, जो स्मोकिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो हुक्के में भर के किया जाता हो, चाहे चिलम जलाई जाती हो, ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और बड़े पैमाने पर जो है लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करने लगे थे। जहांगीर वॉज सो कंसर्न अबाउट इट्स एडिक्शन दैट ही बैंड इट। इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहां से। जहांगीर तक आके का टाइम आते आते समझ में आ गया कि तंबाकू की लत पड़ जाती है, फिर छुड़ाई नहीं छूटती और इससे फिर दिक्कतें भी हो रही हैं। तो जहांगीर जो था इस पर तंबाकू की लत को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न था और उसको पता था इसका एडिक्शन बहुत बुरा हो जाता है, इसलिए उसने बाकायदा इसको बैन करवा दिया। उसने जो है तंबाकू के ऊपर बैन लगवा दिया था, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बैन लगने के बाद भी लोगों ने इसका सेवन बंद नहीं किया, वो ब्लैक मार्केटिंग होने लगी उसकी, वो सारी चीजें हैं। तो दैट वाज टोटली दिस वाज टोटली इनइफेक्टिव बाय द एंड ऑफ द 17th बिकॉज बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टोबैको हैड बिकम अ मेजर आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन, कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑल ओवर इंडिया। अब हालांकि जहांगीर ने इसको बैन कर दिया था, बट कोई मतलब नहीं निकला। 17वीं शताब्दी खत्म होते होते, मतलब 1699 1700 लगते लगते हुआ ये कि बैन वैन सब होने के बाद में भी आपकी जो तंबाकू थी वो एक मेजर आर्टिकल बन गया कंजम्पशन का। बड़े पैमाने पर लोग हुक्का गुड़गुड़ाने लगे और इसके दूसरे इस्तेमाल भी हुए, तो बड़े लेवल पर जो है इसका कंजम्पशन होने लगा, बड़े लेवल पर इसका सेवन किया जाने लगा। अब अगर लोग खाएंगे तो फिर उगाया जाएगा, बड़े लेवल पर इसका कल्टीवेशन होने लगा और इसके अलावा इसका बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा। तो कुल मिला के इस तरीके से तंबाकू जो है वो हिंदुस्तान में छा गई। ये याद रखने वाली बात है। सबसे पहली बात, तंबाकू कौन लेकर आया था हिंदुस्तान में? पुर्तगाली लाए थे। सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी? दक्कन में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके बाद में नॉर्थ के इलाकों में आई थी। ठीक है जी। एंड किसने बैन कर दी थी? जहांगीर ने बैन कर दी थी, बट कोई मतलब नहीं निकला उसका। 17वीं शताब्दी खत्म होते होते यानी कि सन 1699 1700 लगते लगते तंबाकू हिंदुस्तान के एक बड़े मेजर क्रॉप्स में से एक बन गई थी। बड़े लेवल पर कंज्यूम हो रही थी, कल्टीवेट हो रही थी और ट्रेड हो रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से बाद में चाय बन गई। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है एन अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में कितनी वैरायटी के क्रॉप्स होते थे, कब होते थे, कैसे होते थे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत, और प्लस फिर और कौन कौन सा नए क्रॉप्स वगैरह का इंट्रोडक्शन हो रहा था, थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालेंगे। तो पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज कराया गया था इसमें 2 सीजन्स हुआ करते थे, आज भी इनफैक्ट 2 सीजन्स ही होते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरीली जिस तरीके से होता था, 2 सीजनल साइकिल चलती थी। एक आपकी चलती थी खरीफ की जो ऑटम में लगाया जाता था, और दूसरी चलती थी रबी की जो स्प्रिंग में लगाया जाता था। थोड़ा समझा देता हूं इस समय। रबी की फसल जो है वो आपका स्प्रिंग में होती है, सर्दियां जब शुरू होती हैं, गेहूं वगैरह जो है आपका नवंबर के आसपास से बुआई शुरू हो जाती है। आपका अक्टूबर तक वो लोग खेत वे तैयार कर लेते हैं साफ करके पूरा, नवंबर से काम करना शुरू करते हैं, बुआई वगैरह हो जाती है, उगना शुरू होता है। पूरी आपकी जो सर्दियों का मौसम है उसमें आपके गेहूं वगैरह बढ़िया उगते हैं। गर्मियों का मौसम आते आते आपकी फसल वगैरह जो है बढ़िया सूख कर तैयार हो जाती है, उसके बाद में कटाई होती है। होते आते जून के महीने तक वो बिकना शुरू हो जाती है, और आपका जो मानसून आता है उसके पहले पहले बिकाकर वो पूरा चली जाती है। अब मानसून के महीने में आपकी जो फसल है मार्च तक कट जाती है, मार्च अप्रैल के महीने में 2-1 महीने जो बचते हैं आपके पास, इसमें अब आप खेत को फिर से तैयार वगैरह करते हो, ताकि अब जब बारिश आएगी तब दूसरी आपकी ये जो है दूसरी फसल वगैरह लगाने की तैयारी हो। तो सर्दियों के मौसम से शुरू होकर जो ये गर्मियों के मौसम तक ये बात आई है, इसमें एक साइकिल जो आपकी पूरी हुई, ये रबी की क्रॉप की साइकिल है। दूसरा आता है आपका खरीफ के क्रॉप की साइकिल। उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें ये हो रहा है कि अब आपका जब बारिश वगैरह आएगी, जब जैसे ये लोग धान की बुआई कर रही हैं या फिर चावल वगैरह जो है वो लगा रही हैं, इसी तरीके से आपके खेतों में जो है चारों तरफ से मेड़ वगैरह बना के पानी रोक लिया जाता है, उसमें फिर धान रोपा जाता है, फिर उसकी खेती उसकी जो है अब फसल वगैरह आती है,
और अक्टूबर के महीने तक जो भी है उसकी फसल वगैरह कटा जाती है, उसके बाद में फिर कुछ वक्त में आपकी तैयारी होती है और फिर रबी का क्रॉप लगाया जाता है। इस तरीके से जो है खेती किसानी की जाती है। तो आपका जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो 2 मेजर सीजनल साइकिल्स के अराउंड ऑर्गेनाइज था, और आज भी 2 मेजर सीजन के अराउंड ही ऑर्गेनाइज है। हिंदुस्तान में लगभग हर जगह 2 मेजर फसलें ली जाती हैं, एक खरीफ की फसल होती है ऑटम में और एक होती है रबी की। ज्यादा आसान तरीका है, खरीफ की फसल का मतलब क्या होता है, बारिश, और आपका रबी की फसल का मतलब क्या होता है, सर्दियों का मौसम, गेहूं की फसल। ऐसे याद रख लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको और ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द रीजन्स, यानी कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम इलाके, अब एकदम ही जहां पे रेगिस्तान है या फिर जहां पर अगर आपका खेती वगैरह नहीं हो सकती, इन हॉस्पिटल लैंड वगैरह है, उसको अगर आप हटा दोगे तो लगभग हिंदुस्तान के हर इलाके में मिनिमम 2 फसल जो है हर साल में होती थी। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था 2 फसला, यानी कि हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था मेजर इलाकों के लिए वो 2 फसला था, या इंडिया में मिनिमम हर जगह पे आपको कम से कम 2 क्रॉप्स देखने के लिए मिलते थे, 2 फसला। वेरेस समवेयर रेनफॉल और इरिगेशन अश्योर्ड अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इवन गिव 3 क्रॉप्स। मगर अब कई ऐसी जगह भी थी जहां पर अगर आपको पता है कि ये आपका बारिश के अलावा भी आपका जो है और आपका रेनफॉल वगैरह आपको मिल जाएगी, जैसे सर्दियों में कहीं पे बारिश हो जाती थी, या फिर अगर कहीं पर नहर वगैरह काट के अच्छा इरिगेशन की व्यवस्था आपने बना ली, तो वहां पर 3 फसल तक जो है आप साल में निकाल लेते थे। तो कुल मिलाकर 2 से 3 क्रॉप्स जो है हिंदुस्तान में हुए हैं। मैक्सिमम जगहों पर 2 क्रॉप्स आपको देखने को मिलते थे, और कई जगहों पर जहां इरिगेशन की फैसिलिटी वगैरह ठीक थी वहां पर आपको 3 क्रॉप्स वगैरह देखने को मिलते थे। इससे हुआ ये, अब क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आपका ये सारा खेती किसानी हो रही है, इससे ना सिर्फ आपका कृषि वगैरह में जो है कृषि में आपको पैदावार में वॉल्यूम ज्यादा मिल रही है, बट साथ ही साथ उसमें वैरायटी या फिर डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलना शुरू हुई। काफी जगहों पर जो है आपको एनॉर्मस वैरायटी भी जो है देखने को मिली। जैसे आईने अकबरी के हिसाब से अगर चलें तो मुगलों के टाइम पीरियड में जो आगरा का प्रोविंस था उसमें 39 तरीके के जो है क्रॉप्स वगैरह लगाए जाते थे। दिल्ली की आगरा की बात की जाए, दिल्ली वगैरह की बात की जाए, और दिल्ली से मेरा मतलब दिल्ली शहर नहीं है, उसके आसपास का जो बड़ा इलाका है पूरा पुरानी दिल्ली और उसके आसपास का जो पूरा पोर्शन है, तब तो खेती बाड़ी होती थी वहां पे, उसकी बात की जाए तो वहां पे लगभग 43 क्रॉप्स करीब 2 सीजन्स में आपके उगाए जाते थे, या 43 तरीके के क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते थे। अब बड़ी फैसिनेटिंग बात है, चावल की बात कर लेते हैं। बंगाल सूबे में या बंगाल प्रोविंस में चावल की 50 किस्में उगाई जा रही हैं। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही थी। तो इससे इतना समझ में आता था एग्रीकल्चर चलो ठीक है स्टैग्नेट कर रहा है, लोग भूखों नहीं मर रहे थे, मगर ठीक ठाक तरीके से जैसे जैसे आपका काम वगैरह जो है चल रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक अपन लोगों ने क्या बातचीत करी है, वो सारे क्रॉप्स वगैरह की बातचीत करी है जो स्टेपल हैं, जिनके बिना आपकी थाली जो है वो पूरी नहीं होती, जिनको आपको उगाना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, खुशी से उगाओ या मजबूरी में उगाओ, ये क्रॉप्स आपको उगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका खाना कमाना आप खा नहीं सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। मगर इसका यह भी मतलब नहीं था कि स्टेपल क्रॉप्स के अलावा दूसरे तरीके के क्रॉप्स उगाए ही नहीं जा रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा था। दूसरे भी आपको क्रॉप्स देखने को मिलते थे। उतनी बड़ी मात्रा में उनकी बुआई नहीं हो रही थी जितनी बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और धान उगाया जाता था, मगर बाकी जो आपके जो क्रॉप्स वगैरह है ठीक ठाक मात्रा में उनको भी जो है आप देखते हो कि वो उगाए जाते थे। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि हाउएवर द फोकस ऑन द कल्टीवेशन ऑफ बेसिक स्टेपल्स डू नॉट मीन दैट एग्रीकल्चर इन मिडिवल इंडिया वाज ओनली फॉर सब्सिस्टेंस। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बड़ी मात्रा में आपके स्टेपल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, बट इसका यह भी मतलब नहीं है कि मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया जा रहा है। कई बार आपको दूसरे तरीके के क्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता था वो था जिन्स ए कामिल। ये इंपॉर्टेंट है, जिन्स ए कामिल। इसका मतलब होता है लिटरली अगर आप देखने जाओगे परफेक्ट क्रॉप्स। इस तरीके के क्रॉप्स वगैरह भी जो हैं आपको अपने सोर्सेज वगैरह जो हैं जिनकी मदद से आप इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिख रहे हो उसमें इनका भी जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। द मुगल स्टेट अलोन इनकरेज्ड पीजेंट्स टू कल्टीवेट सच क्रॉप्स एज दे बॉट इन मोर रेवेन्यू। तो जैसे आज की तारीख में हो रहा है, कई सारे कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह से उस टाइम पीरियड में भी इस तरीके के क्रॉप्स जिनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिन्स ए कामिल बोला गया है, जिनको इनको उगाने के लिए मुगल कोड या मुगल आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसानों को मोटिवेट करता था, इंस्पायर करता था, अपनी तरफ से कुछ हेल्प भी करता था कि इस तरीके के क्रॉप आप उगाओ। इससे होगा ये कि इनको बेचने से पैसा ज्यादा आएगा तो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेट की इनकम बढ़ेगी। आप इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के क्रॉप्स आ जाते हैं, ये जो जिन्स ए कामिल कैटेगरी है इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका कॉटन आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, शुगर केन, गन्ना जो है इसका ये भी जो है इसमें आ जाता था। इनको पार एक्सीलेंस जिनसे कामिल माना जाता था, यानी कि सबसे शानदार किस्म का जो परफेक्ट क्रॉप होता है वो इनको माना जाता था। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके क्रॉप्स वगैरह हैं जिसमें आप जिनको आप
इस नाम से बुला रहे हो, जिनसे कामिल बोल रहे हो, और उसमें भी फिर आप बोल रहे हो कि कॉटन और शुगर केन के जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अब पहले अपन कॉटन की बात करते हैं कि कॉटन जो है इसको कहाँ पर उगाया जाता था। तो कॉटन आपको मध्य भारत में या मध्य भारत के एक बड़े इलाके में उगता हुआ दिखता है। इसके अलावा दक्कन की जो आपकी प्लेट्यू वगैरह है उसमें भी कॉटन वगैरह उगाया जाता था। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में गन्ना काफ़ी मात्रा में उगाया जाता था और वहाँ पर उसकी फिर जो शक्कर वगैरह बनती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो ये याद रखना पड़ेगा, मिडीवियल टाइम पीरियड के बाद कहानी बदली है। आज की तारीख में आप देखोगे तो शक्कर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में में शक्कर का उत्पादन होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में होता है। कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन होता था। पॉइंट यह है कहने का कि आज की तारीख में आपके जो शक्कर या इस तरीके की चीजें हैं बनाई आज भी जा रही हैं, मगर उनके सेंटर ऑफ प्रोडक्शन या फिर इस तरह से कह सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो शिफ्ट हो गए। पहले कहां पे हो रहा था? सबसे ज्यादा बंगाल के इलाके में शक्कर बड़ी मात्रा में हो रही थी। कॉटन की बात की जाएगी तो मध्य भारत और दक्कन के इलाकों में कॉटन बड़ी मात्रा में उगाया जा रहा था। शक्कर का मतलब क्या? बंगाल में गन्नों की बड़ी खेती हो रही है और कॉटन वगैरह जहां पर हो रहा है फिर वहां पे कपड़े वगैरह का व्यापार होता होगा या बड़े लेवल पर आपको कपड़ों का मार्केट देखने को मिलता होगा। Such cash crops would also include various sorts of oil seeds, for example mustard and lentils। अब इस तरीके के कैश क्रॉप्स में कई बार आप ऐसी सीड्स को भी शामिल करते थे जिससे तेल निकाला जा सकता है, जैसे आपका राई हो गई जिसको हम लोग मस्टर्ड बोलते हैं, या फिर आपकी लेंटिल्स हो गई, दालें वगैरह, इनको भी जो है शामिल किया जाता था। तो इस तरीके की ऑयल सीड्स वगैरह जिनसे तेल निकाला जा सकता है या फिर आपकी दाल वगैरह, इनको भी जो है कैश क्रॉप माना जाता था। आज की तारीख में दाल बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, बट उस टाइम पीरियड में दाल भी अपने आप में एक डेलिकेसी हुआ करती थी, आसानी से आपको मिलती नहीं थी। चावल भी जब इनफैक्ट अगर हमने देखा था प्रीवियस आपका जो मिडिव आपका जब हम लोग एंशिएंट पढ़ रहे थे कि चावल भी क्योंकि जब कम मात्रा में उगता था वो भी अपने आप में डेलिकेसी होता था। तो हर वो चीज जिसका उत्पादन कम होता है वो अपने आप में एक लग्जरी, अपने आप में एक डेलिकेसी हो जाती है। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि सब्सिस्टेंस का एग्रीकल्चर हो रहा था और कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा था, वो आपस में इंटरवेंट थे और डिपेंड करता था कि आपका जो पीजेंट वगैरह है वो उनमें से कौन सा जो खेती वगैरह है कितनी मात्रा में कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब अपन ने यहां पे क्या देखा है कि बंगाल के इलाके में शक्कर हो रही है बड़ी मात्रा में, कॉटन जो है वो आपका मध्य भारत और दक्कन के इलाके में हो रहा है। ये दो क्रॉप्स को आप जितने भी कैश क्रॉप्स कह लीजिए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या परफेक्ट क्रॉप्स कह लीजिए जिनके लिए जिनसे कामिल शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसमें सबसे शानदार किस्म के जिनसे कामिल इन दोनों को माना गया है। अब इन कैश क्रॉप्स में और भी चीजें आती थी, ऑयल सीड्स हो गए, लेंटिल्स वगैरह हो गए, मगर प्राइमरीली आप इन्हीं पे फोकस करेंगे, जिसमें आपका अगर शुगर केन या शक्कर की बात की जाए तो बंगाल और बाकी इलाकों में कॉटन वगैरह। ठीक है जी। तो दिस शोज हाउ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वेर क्लोजली इंटरवाइंड इन एन एवरेज पीजेंट्स होल्डिंग। इससे यह भी समझ में आता है कि एक सामान्य किसान जो है उसके लिए सब्सिस्टेंस का एग्रीकल्चर, यानी कि वो एग्रीकल्चर जिससे खुद का पेट भी पालेगा और बाकी आपका साल भर अपने परिवार को भी खिलाएगा, बच गया तो उसमें तो कुछ बेचेगा भी, वो वाला एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर जिससे सिर्फ कमाई हो सकती है, उससे आपका पेट नहीं भरता। ये दोनों एग्रीकल्चर कितना ज्यादा इंटरवेंट थे। और एक कॉमन किसान की अगर बात की जाए तो उसके केस में अगर आप देखोगे तो कितनी प्रपोर्शन में करना है ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आपके पास जमीन कितनी है। अगर अच्छी खासी जमीन है तो उसमें बड़े हिस्से में आप एक आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए आपने गेहूं चावल लगा दिया और थोड़े हिस्से में आपने कैश क्रॉप लगा दिया। अगर जमीन बहुत कम है तो फिर ऑब्वियस ही बात है आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करोगे, आप अपने पहले अपना पेट पालोगे। और अगर आपके पास में ठीक ठाक मात्रा में बाकी सारी चीजें हैं तो फिर आप जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर वगैरह के लिए भी जाओगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब जब 17वीं शताब्दी आ गई, यानी कि वही सन 1601 से लेकर 1699 या 1700 की बात हो रही है, जब 17वीं शताब्दी आ गई तो हिंदुस्तान में एक बदलाव एग्रीकल्चर में आपको और देखने को मिलता है। अब कई सारे नए तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं दुनिया के अलग अलग इलाकों से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में 16वीं शताब्दी में कई सारे नए क्रॉप्स आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके पहले क्रॉप्स नहीं आ रहे थे, तंबाकू आ गया था और कोकोनट की अच्छी वैरायटीज वगैरह जो है, कोकोनट पहले से था मगर कोकोनट की और ज्यादा अच्छी वैरायटीज पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए, आलू वगैरह आ गया था, इस तरीके की चीजें जो है आपका कैश्यू नट्स वगैरह आ रहे थे, ये सारी चीजें वगैरह आना शुरू हो गई थी। मगर और ज्यादा आपके जो अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं वो हिंदुस्तान में इस टाइम पीरियड में आपको आते हुए नजर आते हैं। तो 17वीं सेंचुरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, इसमें कई सारे नए सारे क्रॉप्स आए। ऐसा नहीं है इसके पहले क्रॉप्स नहीं आए थे, मगर इस टाइम पीरियड में आपको और भी कई सारे नए वाले क्रॉप्स आते हुए दिखते हैं। जैसे मक्के की बात कर लेते हैं, मेज या मक्का हो गया, ये इंडिया में अफ्रीका से या स्पेन वगैरह से जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 17वीं सेंचुरी में। अफ्रीका में उगाया जाता था, स्पेन में उगाया जाता, तो इन इलाकों से मक्का जो है इंडिया में आया। उसके बाद और इस वक्त के साथ में जो है एंड बाय द 17th सेंचुरी इट वाज बीइंग लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट मेजर क्रॉप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेज आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 17th सेंचुरी में और खत्म होते होते 17th सेंचुरी आपका जो वेस्टर्न इंडिया है उसके एक मेजर क्रॉप के तौर पर मक्का जो है उसकी फसल को गिना जाने लगा। कई सारे आपकी जो सब्जियां हैं वो भी हिंदुस्तान में इस वक्त में इंट्रोड्यूस की गई थी। आपके जो टमाटर हैं
वो हिंदुस्तान में नहीं उगते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोमेटोज वगैरह जो है इंडिया में बाद में आए हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से पोटैटोज जो है, जिसको बटाटा भी बोला जाता है, ये बाद में आए। कई सारी तरीके की जो मिर्चियां हैं वो बाद में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। और ये सब कब आया है? जब आपके नए वर्ल्ड की खोज हो गई थी, यानी कि आपका लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जब खोज हो गई और यूरोपियंस ने वहां पर जाके जब देखा कि इस तरीके की भी चीजें होती हैं। पहले ही अपने साथ इनको यूरोप लेकर गए, खासतौर पर आलू के दीवाने हो गए। उसके बाद में फिर ये आलू पुर्तगाली में बटाटा बोला जाता था, तो पुर्तगालियों के साथ में ये पोटेटो वगैरह भी आए। और इस तरीके से जो है आलू और टमाटर और इसके साथ साथ आपकी जो नई तरीके की मिर्चियां होती हैं, ये सारी चीजें भी यहां पर नए वर्ल्ड की डिस्कवरी के बाद में यूरोपियंस अपने साथ में लेकर आए। फ्रूट्स की बात कर ली जाए तो पाइनएप्पल हो गया और पपाया हो गया, ये दोनों फ्रूट्स वगैरह हिंदुस्तान के नेटिव्स नहीं है, इनको भी इंडिया में फिर लाया गया और लगाया गया। इस तरीके से आपको नए नए तरीके के क्रॉप्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जर्नी बनती है। तो कुल मिला के इतना यहां पर अब समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी थी, बढ़िया एग्रीकल्चर वगैरह ठीक ठाक चल रहा था। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लोगों की जिंदगी बहुत बढ़िया थी, बट एकदम बहुत खराब दिन भी नहीं थे, ठीक ठाक जैसे तैसे आपका काम बन रहा था। उसी के बारे में एनसीईआरटी ने ब्लॉग दिया है, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां से अपने को यह समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर में जिस तरह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, उसके साथ साथ आपका पॉपुलेशन की ग्रोथ पर क्या असर पड़ा। तो अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चले, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एग्रीकल्चर ठीक ठाक चल रहा है, जो भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल कर किसान अपना काम चला रहे हैं। इरिगेशन वगैरह की भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं। मेजर आपका जो एग्रीकल्चर है सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, अपना पेट पालने के लिए हो रहा है, मगर इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको कमर्शियल प्रोडक्शन या कमर्शियल क्रॉप्स भी देखने के लिए मिलता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी। अब इसका डेमोग्राफी पर या पॉपुलेशन की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। वन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ सच वेरीड एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज अ स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ। तो जैसा अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर में एक तो वेरिएशंस थे, पूरे भारत में या फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ही जैसा जो है एग्रीकल्चर आपको होता हुआ नहीं नजर आता। इसमें भी आपका रीजन टू रीजन वेरिएशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है क्या, और उसके बेसिस पर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पर, डिपेंडिंग अपॉन की जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके बेसिस पर भी आपको वेरिएशंस या डिफरेंसेस समझ में तो आते हैं। तो एक तो ये कि आपका एग्रीकल्चर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसमें वेरिएशंस बहुत हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इन सारी चीजों पे, प्लस साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो ये वेरिएशन और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह में, इसका असर जो है आपको डेमोग्राफिक ग्रोथ पे भी देखने को मिला और इसके कारण आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें एक स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक ग्रोथ का मतलब क्या, आपकी जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है उसकी बात की गई है। तो क्योंकि आपके एग्रीकल्चर में वेरिएशंस हैं, आपके एग्रीकल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका असर आपको डेमोग्राफिक ग्रोथ पे देखने को मिला और धीरे धीरे आपकी डेमोग्राफिक ग्रोथ हुई है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हुई है। ठीक है जी। डिस्पाइट पीरियोडिक डिसरप्शंस कॉज्ड बाय फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस बाय इकोनॉमिक हिस्टोरियंस बाय अबाउट 50 मिलियन पीपल बिटवीन 1600 एंड 1800। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बीच बीच में आपके अकाल पड़ते रहते हैं तो उसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती थी, डिसरप्शंस होते थे एग्रीकल्चर में, कई बार आपका दिक्कत आती थी, कई बार आपके महामारियां फैल जाती थी। तो ये दो आपके डिसरप्शंस थे, महामारियों का डिसरप्शन हो गया और दूसरा आपका अकाल वगैरह पड़ गया, फेमाइन्स वगैरह पड़ गया, उसका डिसरप्शन हो गया। मगर इन डिसरप्शंस को अगर आप अलग हटा दो तो आपके जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ने खास तौर पे 200 साल के बीच में, सन 1600 से लेकर 1800 के बीच में कैलकुलेट किया है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं उनका एडिशन हुआ था। लगभग आपकी पॉपुलेशन आपका 50 मिलियन के करीब जो है बढ़ गई थी, जो लगभग 200 साल में अगर आप देखोगे तो 33% का इंक्रीज है। यानी कि 1600 में जितनी आपकी पॉपुलेशन हुआ करती थी और 1800 में जितनी हुआ करती है, दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 1800 में पॉपुलेशन 1600 से लगभग 33% ज्यादा है। ये काफी बड़ा जंप है उस वक्त के हिसाब से, जब आपके पास ना तो मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, ना आपके पास में आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा जी नहीं रहे हैं, 50 तरीके की बीमारियां, बहुत सी चीजें। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर 200 साल में आपकी डेमोग्राफी 33% तक ग्रो कर जाए तो वो एक बात बताती है हिंदुस्तान में कम से कम लोग भूखों नहीं मर रहे थे, खाने को था, खाने कमाने को था, कि जैसे तरह जिंदगी आपकी चल रही थी। सारी चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे या उसकी बैकबोन में एक ही चीज जाती है, वो है कृषि या वो है एग्रीकल्चर। और इसीलिए हिंदुस्तान को एग्रीकल्चरल लैंड या फिर कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं की जा सकती आपका अगर खेती किसानी आप उससे हटा दो, एग्रीकल्चर माइनस कर दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट खत्म है, इसकी बात ही नहीं कर सकते आप किसी और चीज की। एक तरीके से आत्मा की तरह है, आत्मा आपने शरीर से निकाल दी, अब शरीर कितना भी अच्छा हो मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली
वही बात एग्रीकल्चर के लिए आ जाती है, फार्मर या किसानों के लिए आ जाती है। हिंदुस्तान बिना किसानों के, बिना कृषि के इमेजिन नहीं किया जा सकता। इतनी जो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये मजबूती देखने को मिलती है, आप एकदम से 132 करोड़ नहीं हो गए। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ये आपका जो 1900 की 100 साल गए हैं, और उसमें काफी ज्यादा आपका मेडिकल डेवलपमेंट भी हुआ, सारी चीजें हुई, मगर 200 साल के बीच में 33% पॉपुलेशन बढ़ जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। हिंदुस्तान की जो आज जो एक बड़ी मेजर पावर्स में से एक उसकी डेमोग्राफी है कि हमारे पास बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यंग लोग हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी एक जो कंट्रीब्यूशन आपको कई सौ सालों का देखने को मिलता है, उसमें एग्रीकल्चर जो है प्राइमरीली एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था, इसमें हम लोगों ने ये एग्रीकल्चर के जो भी आपकी बेसिक्स वगैरह थे इंडियन सोसाइटी में मिडीवियल टाइम पीरियड में, स्पेसिफिकली मुगल के टाइम पीरियड में, वो सब हम लोगों ने देखकर ख़त्म किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग इस टाइम पीरियड में जो आपकी विलेज कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, गाँव में लोगों के किस तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स हुआ करते थे, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, क्या सोशल नॉर्म्स थे, क्या सारे कस्टम्स वगैरह थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। बट आज का जो हमारा सत्र है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, इसके लिए आपको पैसे वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा का सारा कंटेंट वगैरह जो है, क्वालिटी कंटेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आएंगे, आपके सामने काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह खुल जाएंगे। जैसे CBSE का इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, JIB, CIB, इस तरीके के और भी 50 तरीके के जो भी कोर्सेज वगैरह हैं, सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब जो भी आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आपने CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश, या इनफैक्ट किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अब लेट से आपको क्लास 12 पढ़ना है तो आपने क्लास 12 पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा का सारा जो आपके सब्जेक्ट का कंटेंट है वो निकल कर आ जाएगा। साइंस का, आपका ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का, सारे के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब जैसे लेट से ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपके सामने आ गए, अब आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया क्लास 12 की, तो उसके बाद में हिस्ट्री सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। सिलेबस का ओवरव्यू, और उसके बाद थीम 1 से लेके आपका जो आखिरी थीम है या जो आखिरी चैप्टर है, वहां तक सारा का सारा जो कंटेंट है आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी आप पढ़ना चाहें उस पर क्लिक करें, जितना भी पढ़ना चाहें, जब तक आप पढ़ना चाहें, इत्मीनान से, सुकून से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और जितना चाहें उतना ज्ञान का संचय कर सकते हैं। इस ज्ञान की मदद से ना सिर्फ आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकते हैं, अपने करियर्स में अच्छा कर सकते हैं, और बढ़िया अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई इंपावरमेंट नहीं होता, नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं होती। जितना हो सके इसलिए आपको उसका संचय करना है, जितना हो सके आपने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का फायदा उठाना है। तो इसी नोट पे हम लोग अपना आज का जो सत्र है वो खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।